जैसे ही उसने अपने बगल में गिरे जादुई जानवर को देखा, जियो यान ने अपने हाथ से खून से भरा कपड़ा एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद उसने अपना हाथ घुमाया और एक खंजर प्रकट हुआ। नीचे बैठते हुए उसने सभी की अनदेखी करते हुए जादुई जानवर का सिर काट दिया और धीरे धीरे उसके अंदर खोज करने लगा। कुछ और कटों के बाद जियो यान की भौहें आपस में दबने लगीं और उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने खंजर पर लगे खून को पोंछा और उसे रख लिया। अंततः वह खड़ा हुआ और उसे देख रहे लोगों की ओर देखकर उसने कंधे उचकाए। ऐसा लगता है कि मैं बदकिस्मत हूं। वहां तो कुछ भी नहीं है। जियो यान की बातें सुनकर सभी लोग धीरे धीरे अपने सदमे से उबरने लगे। जियो यान के खाली हाथों को घूरते हुए काग्यांग केवल अफसोस से अपना सिर हिला सकता था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, सब लोग पहले कंपनी लीडर को दूसरे जादुई जानवर को खत्म करने में मदद करें। काग्यांग की चीख सुनकर खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी के सभी सदस्यों ने जल्दी से अपने हाथों में हथियार पकड़ लिया और फेईलेई के युद्ध के मैदान की ओर झुंड में बढ़ने लगे और फेईलेई के आदेश के तहत एक समूह के रूप में जादुई जानवर पर हमला करना शुरू कर दिया। भारी भरकम शासक को उठाते हुए जियोयान एक पेड़ के तने के सहारे झुक गया। उसने मुंह में घास चबाए और अपनी मुट्ठी पर खरोंच देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। यद्यपि वह अपने मौलिक लाभ के कारण केवल दूसरे दर्जे के जादुई जानवर को एक झटके में हराने में कामयाब रहा, लेकिन बैंगनी ज्वाला की ताकत जियोयान की उम्मीद से कहीं अधिक थी। यदि ऐसा किसी अन्य समय में हुआ होता तो वह ऑक्टेन ब्लास्ट का उपयोग करने के बाद अधिक से अधिक केवल रैंक 2 मैजिक बीस्ट को ही घायल कर सकता था। इसे मारना फिर भी असंभव होगा। जियोयान ने अपनी उंगली स्टोरेज रिंग पर सरकाए और एक एनर्जी रिकवरी पिल निकाली। उसने बिना किसी को पता चले उसे अपने मुंह में डाल लिया और हल्का सा गला कांपते हुए निगल लिया। उफ, अगर यह घटिया क्यूई विधि अभी भी विकसित नहीं हुई तो मैं ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां खाने में भी सक्षम नहीं हो पाऊंगा। जियोयान ने असहाय भाव से फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे अपनी डू क्यूई को पुनः प्राप्त कर रहा है। जब ऊबकर जियोयान पेड़ के तने से टिक कर बैठा था तो दो खूबसूरत परछाइयां थोड़ी दूरी से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अरे जियोयान, क्या तुम ठीक हो? एक युवा महिला की प्यारी और स्पष्ट आवाज ने जियोयान को आलसी ढंग से अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने लापरवाही से लिंगेर की ओर देखा और फिर उसे कुछ देर के लिए राक्षस जैसी आकृति वाली दूसरी महिला पर टिका दिया। अंततः उसने आलस्य से अपनी नजर हटा ली। जब उसका सामना इस युवती से हुआ जिसने उसे अनियंत्रित होने का आभास दिया था, तो जियोयान का उस पर कोई ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने उदासीन स्वर में कहा, मैं ठीक हूं। जियोयान द्वारा उदासीनता से व्यवहार किए जाने के कारण लिंगेर का चेहरा कुछ हद तक लाल हो गया। उसने अपना गीला और छोटा लाल मुंह खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वह माहौल को हल्का करने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जानती थी कि उसने उस पर किस तरह का प्रभाव छोड़ा है। तुम्हारी हथेली से खून बह रहा है। क्या तुम्हें इस पर पट्टी बांधने की जरूरत है? गमगीन माहौल को देखकर शैतानी आकृति वाली महिला असहाय होकर केवल बोलने के लिए अपना मुंह खोल सकी। तुरंत ठंडी और तीखी आवाज जियोयान के कानों के पास सुनाई दी। जियोयान ने अपनी नजर उठाई और इस अच्छी दिखने वाली महिला की बारीकी से जांच की। उसने अपनी नजर उसके शरीर पर घुमाई और अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने भी वैसी ही असहाय आवाज में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। जियोयान ने पहले की तरह ही उदासीनता दिखाई, जिससे किंग ये थोड़ा चौंक गया। ऐसा नहीं था कि वह घमंडी थी, लेकिन उसके आकर्षक रूप के कारण उसे ऐसा व्यवहार शायद ही कभी मिला था। हालांकि वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थी। जब उसने देखा कि जियोयान ने अपना सिर हिलाकर अस्वीकार कर दिया है, तो उसने पूछताछ जारी नहीं रखी। इस प्रकार उन तीनों के बीच का माहौल एक बार फिर निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया। कुछ देर तक उदासी भरा माहौल बना रहा। अंततः जंगल के भीतर से उत्सव की आवाजों ने उसे तोड़ दिया। उन तीनों ने अपने सिर उठाए और पाया कि जादुई जानवर जो मूल रूप से फेईलेई के साथ कड़ी टक्कर दे रहा था, अंततः सभी की संयुक्त शक्ति से पराजित हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने उत्साहित थे। जादुई जानवर के शव को एक तरफ छोड़कर फेईलेई ने कुछ भाड़े के सैनिकों को राक्षस कोर की खोज करने का निर्देश दिया और काग्यांग और अन्य लोगों को, जो एक साथ हंस रहे थे, जियोयान की ओर ले गया। अनियंत्रित हंसी से पक्षी डरकर जंगल से भाग गए। हा, भाई जियोयान, मैंने आपके बारे में सुना है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से देखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सबसे पहले उन्होंने काग्यांग का अभिवादन किया और फिर इस मजबूत, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुस्कुराए, जो एक स्पष्टवादी व्यक्ति लग रहा था। किंगशान कस्बे में मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? हा, इतनी छोटी होने के बावजूद आप उस चालाक म्यूशे को अपने हाथों से मारने में सक्षम थे।
आपकी प्रतिष्ठा किसी भी मायने में कमतर नहीं है। कम से कम मेरी खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी में कोई भी आपकी तुलना में नहीं हो सकता है। फेई लेई ने जियाओ यान को देखा और अपना सिर हिलाते हुए खुद को रोक नहीं सका। अभी अभी जियोयान की लड़ाई देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके द्वारा म्यूशी को मारने की अफवाहें सच थीं। वह ये समझ नहीं पाया कि इस व्यक्ति ने प्रशिक्षण कैसे लिया। 20 वर्ष से कम आयु होने के बावजूद वह इतना अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है। लापरवाही से मुस्कुराते हुए जियोयान ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखते हुए असहाय भाव से कहा, मुझे खेद है। उस जादुई जानवर के शरीर में कोई रैंक 2 बर्फ प्रकार राक्षस कोर नहीं था। इसलिए मुझे खोज जारी रखनी होगी और मैं आप सभी से बातचीत नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, जियोयान ने अपने हाथ में पकड़े हुए भारी जुबान शासक को अपनी पीठ पर रख लिया और वह एक बार फिर लक्ष्य की तलाश के लिए जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। मुझे सचमुच खेद है कि आपको अपने प्रयास से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप दूसरे जादुई जानवर का राक्षस कोर क्यों नहीं ले लेते? यह एक ग्राउंड टाइप है। फेई लेई ने हाथ हिलाकर माफी मांगी। रहने भी दो। मुझे केवल एक आइस टाइप रैंक 2 मैजिक कोर की आवश्यकता है। आप वह चीज रख सकते हैं। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए जियोयान मुड़ा और घने जंगल के अंदर की ओर चला गया। इंतजार। अचानक उसके पीछे से एक महिला की मधुर आवाज सुनाई दी, जिससे जियोयान ने अपने कदम रोक दिए और संदेह से मुड़कर किंगये का सामना किया। क्या आपको रैंक 2 आइस टाइप मैजिक कोर की बहुत जरूरत है? किंगये ने अपनी भौहें थोड़ी सी खड़ी करते हुए पूछा। हाँ, मुझे इसकी जल्दी जरूरत है। ये सुनकर किंगये एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी लंबी गर्दन से पेंडेंट को वापस निकाला। पेंडेंट का एक सिरा किंगी के तंग कपड़े के भीतर छिपा हुआ था और जैसे ही उसने धीरे से खींचा, पेंडेंट पूरी तरह से बाहर आ गया। पेंडेंट के अंत में एक गोल सफेद रंग का बर्फीला मोती लटका हुआ था। ये रैंक 2 मैजिक बीस्ट आइसी स्नो स्नेल से एक राक्षस कोर है। चूंकि तुमने एक बार हमारी खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी की मदद की थी, इसलिए इसे इनाम के रूप में मानो। किंगये ने सुंदर सफेद रंग के जादुई कोर को छुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। फिर उसने इसे जियोयान की ओर फेंक दिया और सहज ज्ञान से जियोयान ने अपना हाथ बढ़ाया और दूध के रंग के मॉन्स्टर कोर को पकड़ लिया। उसके हाथ का वह हिस्सा जिसने उसे पकड़ा था, गर्म और ठंडा दोनों महसूस हुआ। इसके अलावा पेंडेंट में हल्की सी शरीर की सुगंध रह गई थी, जो संभवतः किसी महिला की त्वचा पर लंबे समय तक रहने के कारण थी। किंगये की हरकत देखकर फेई लेई चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। विचार करने के बाद वह असहाय होकर केवल इतना ही कह सका, चूंकि आपकी इच्छा है तो जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन यह आपकी निजी चीज है। एक बार जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ क्षतिपूर्ति ढूंढूंगा। आखिरकार ये कंपनी के नियम हैं। कोई जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने हस्तक्षेप करके मदद नहीं की होती तो हम कम से कम अपने आधे सदस्यों को खो देते। किंगये ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये वास्तव में एक रैंक 2 आइस प्रकार राक्षस कोर है। अपने हाथ में मॉन्स्टर कोर की ऊर्जा को महसूस करने के बाद जियोयान के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने स्पष्ट रूप से राक्षस कोर को बनाए रखा और किंगये के उत्कृष्ट और सुंदर चेहरे को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह आपका है और मुझे आपको इससे वंचित नहीं रहने देना चाहिए। कैसा रहेगा? एक पल के लिए भौहें सिकोड़कर सोचने के बाद जियोयान ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक जैड की बोतल दिखाई दी। फिर उसने इसे किंगये की ओर फेंक दिया और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, इसमें 5 ऊर्जा रिकवरी गोलियां हैं जो खतरे के समय में आपकी डूक्यूई को जल्दी से ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हैं। यदि हम कीमतों की तुलना करें तो इसे अपने दूसरे नंबर के मॉन्स्टर कोर से पीछे नहीं रहना चाहिए। इसे एक उचित व्यापार माने। किंगये ने शुरू में दूसरे पक्ष से कुछ भी स्वीकार करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब एनर्जी रिकवरी पिल शब्द उसके कानों में पड़ा तो उसका सुंदर चेहरा उदास हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और सावधानी से जैड की बोतल पकड़ ली। जब उसने उसे खोला तो उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया, यह कोई औषधीय गोली है। ये सुनकर फेई लेई और उसके आसपास के अन्य लोग भी भावुक हो गए। इस तरह के स्थान पर वे शायद ही कभी कोई औषधीय गोली देख पाते थे जो किसी कीमियागर से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि जियोयान 5 ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां निकाल सकता है तो वे सभी हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि इस युवक की पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली है। पैसे खर्च करने की उनकी इस शैली को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे कोई युवा स्वामी थे जो अनुभव प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर बाहर आए थे। वह म्यूशे वास्तव में बहुत बदकिस्मत थी। किंगये के हाथ में जैड की बोतल देखकर फेई लेई अपने दिल में चुपचाप कहने से खुद को रोक नहीं सका। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास अभी भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब और नहीं रुक पाऊंगा।
अलविदा। अपने हाथ में राक्षस कोर के साथ जियोयान वापस लौटने और बैंगनी लौ को निगलने के लिए आवश्यक 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उत्सुक था। उसने तुरंत फेई लेई का सामना किया और अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर जमीन से कूद पड़ा और तेजी से घने जंगल की ओर भाग गया। धीरे धीरे वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। जियोयान को धीरे धीरे घने और अंधेरे जंगल में गायब होते देख फेई लेई खुद को रोक नहीं सका और एक आह भरी। वह फूट फूट कर हंसा। मैं जियोयान को हमारी खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी में शामिल होने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसके उदार व्यापार को देखकर मेरे पास अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। चल दर, ऐसे हास्यास्पद विचार सोचना बंद करो। अपनी प्रतिभा के कारण वह हमारी छोटी सी भाड़े की कंपनी में नहीं रह सकता था। यदि मेरा अनुमान सही है तो संभवतः वह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण के लिए आया होगा। अपनी प्रशिक्षण प्रतिभा और गणनात्मक दिमाग के साथ विशाल दुनिया वह मंच है जहां वह अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकता है। हमारे लिए हमें सिर्फ महत्वहीन भाड़े के सैनिक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हो सकता है कि 20 साल बाद जब वह किंगशान टाउन लौटेगा तो वह दादूशी या डूलिंग बन चुका होगा। किंगे ने जेड की बोतल रख ली, पीछे मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, हाँ, ये सच है। फेई लेई ने अपना सिर इस तरह हिलाया जैसे वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और सभी को जोर से विजयी वापसी का गीत गाने के लिए प्रेरित किया जब वे दोनों जादुई जानवरों के शवों को किंगशान शहर वापस ले जा रहे थे। यद्यपि उनके पास जियाओयान जैसी प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वे छोटी मक्खियों के रूप में भी आरामदायक जीवन जी रहे थे। घने जंगल में प्रवेश करने और कुछ समय तक तेजी से भागने के बाद जियोयान अंततः रुक गया। उसकी पीठ हल्की सी कांपी और बैंगनी बादल के पंख धीरे धीरे खुल गए। उसके शरीर में डुकी हुई कुछ समय तक प्रवाहित हुई और अंततः उसकी पीठ पर लगे पंखों में प्रवाहित हुई। तुरंत जियोयान का शरीर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। पंखों की जोड़ी ने एक बार फिर फड़फड़ाया और उसका शरीर जंगल की सीमा से मुक्त होकर नीले आकाश में उड़ गया। उसने अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए एक क्षण लिया, फिर अपने पंख फैलाए और तेजी से छोटी घाटी की दिशा की ओर उड़ चला। हवाई यात्रा के दौरान जियोयान ने 3 ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां खाईं, इससे पहले कि वह धीरे धीरे उस छोटी घाटी तक पहुंचता जो घने कोहरे से ढकी हुई थी। उसने अपने आप को संभाला और घने कोहरे को चीरते हुए छोटी सी घाटी में उड़ चला। जब वह जमीन पर उतरने वाला था तो पंखों की जोड़ी कांप उठी और जियाओयान के कंधों पर टैटू में बदल गई। एक कठिन लड़ाई से गुजरने के बाद जियोयान ने अनजाने में एक आह भरी, क्योंकि वह एक बार फिर इस शांतिपूर्ण घाटी में लौट आया था। वह तेजी से घाटी में बने पुआल के घर की ओर बढ़ा और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही परी डॉक्टर को पाया। जब उसने देखा कि जियोयान एक टुकड़े में वापस आ गया है तो परी डॉक्टर के दिल का भार भी उसी तरह हल्का हो गया। परी डॉक्टर का अभिवादन करने के बाद जियोयान ने जल्दी से दोनों प्रकार की गोलियों के लिए सभी आवश्यक औषधीय सामग्री एकत्र की। काम पूरा होने के बाद वह औषधीय सामग्री लेकर पहाड़ की दीवार पर स्थित गुफा में कूद गया तथा बैंगनी ज्वाला को निगलने के लिए 2 महत्वपूर्ण औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की तैयारी करने लगा। गुफा में पैर मोड़कर बैठे हुए जियोयान ने भंडारण रिंग के भीतर से औषधीय कड़ाई निकाली और उसे धीरे से अपने सामने रख दिया। इसके बाद उन्होंने पथ रक्षक गोली और आइसी हॉट गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री अपने पास रख ली। जब उसने फिर से सब कुछ ध्यान से जांचा तो अंततः उसने राहत भरी सांस छोड़ी। ये देखकर कि जियोयान औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आग शुरू करने वाला था, याओ लाओ धीरे धीरे और अस्थिर रूप से रिंग से बाहर निकल गया। वह एक विशाल चट्टान पर उतरा, अपनी बाहें मोड़ लीं और मुस्कुराते हुए जियोयान को काम करते देखा। जियोयान ने धीरे से अपनी आंखें बंद करने से पहले एक बार याओ लाओ की ओर देखा। एक बार फिर उसके मन में याओ लाओ द्वारा बताए गए 2 औषधीय सूत्र उभर आए और उसने प्रत्येक आवश्यक घटक की मात्रा और समग्र अग्नि तापमान की पुनः जांच की। एक बार उन्हें संशोधित करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी और धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा। फिर उसने अपनी हथेली आग के आउटलेट पर रखी और उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर में डूबने लगा तथा भंवर के केंद्र से बैंगनी रंग की लौ को सावधानीपूर्वक निकालने लगा। बैंगनी रंग की लौ को डूक्यू ने चारों ओर से घेर लिया था, क्योंकि यह औषधीय कड़ाही में प्रवेश करने से पहले तेजी से उसके क्यूपथ और हथेली से गुजर रही थी। जब बैंगनी ज्वाला औषधीय कड़ाई में घुसी तो एक हल्की धमाका की आवाज हुई। औषधीय कड़ाई के भीतर बैंगनी रंग की ज्वाला उठी और जलने लगी। औषधीय कड़ाई की सतह पर लगे कांच के माध्यम से जियोयान की आंखें बेतरतीब ढंग से उछलती बैंगनी रंग की लौ को देख सकती थीं। जब बर्फ से ठंडे औषधीय कड़ाहों का तापमान धीरे धीरे बढ़ा तो जियोयान ने अपना सिर झुकाया और याओ लाओ की ओर मुस्कुराया। जैसे ही उनकी आध्यात्मिक अनुभूति उनके शरीर से बाहर निकली, उनके हाथ के माध्यम से औषधीय कड़ाही में प्रवेश किया और अदम्य बैंगनी ज्वाला को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया, उनकी अभिव्यक्ति एक बार फिर गंभीर हो गई। आप शुरू कर सकते हैं।
औषधीय कड़ाही में तेजी से शांत होती बैंगनी लौ को देखकर याओ लाओ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अपने दिल में चुपचाप टिप्पणी की, ये बच्चा आध्यात्मिक धारणा के उपयोग से परिचित हो रहा है। वह वास्तव में लौ के तापमान को इतनी जल्दी दबाने में सक्षम था। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए जियोयान ने आदतन अपने हाथ से उसके बगल से एक गहरे हरे रंग का पौधा पकड़ लिया। इस पौधे को सदाबहार फूल कहा जाता था। पत्तियों में निहित गर्म ऊर्जा उसके क्यूई पथ की रक्षा के लिए बहुत उपयुक्त होगी। जियोयान की नज़र उसके हाथ में रखे सदाबहार फूल पर पड़ी। उसका हाथ क्षण भर के लिए रुका और फिर उसने अपना हाथ औषधीय कड़ाई के अंदर फेंक दिया। जैसे ही सदाबहार फूल औषधीय कड़ाई में दाखिल हुआ, उफनती हुई बैंगनी ज्वाला उस पर टूट पड़ी। एक क्षण में ही इसकी गहरे हरे पत्ते भूरे हो गए। इस स्तर पर जियोयान की आध्यात्मिक धारणा ने काफी प्रयास से धीरे धीरे बैंगनी ज्वाला के तापमान को दबा दिया। हल्की ज्वाला वाले बीज का तापमान न तो ठंडा था और न ही गर्म, क्योंकि यह धीरे धीरे अपने अंदर तैर रहे सदाबहार फूल को जला रहा था। जैसे जैसे ग्रिलिंग की यह विधि जारी रही, सदाबहार फूल की पत्तियों की सतह पर हरे रंग के तरल की बूंदें बनने लगीं। तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ने के कारण पत्ती तेजी से सिकुड़ गई। जब सदाबहार फूल से हरे रंग के तरल की आखिरी बूंद बाहर निकाली गई, तो सदाबहार फूल का शरीर काली कालिक में बदल गया और औषधीय कड़ाई के तल में डूब गया। आह, इतना खराब भी नहीं। आपकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभूति के कारण कुछ द्वितीय श्रेणी के कीमियागर भी आपकी तुलना नहीं कर सकते। ये देखकर कि जियोयान अपने पहले कदम पर सफल हो गया, याओ लाओ मुस्कुराहट के साथ उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मुस्कुराते हुए जियोयान ने अपने हाथ से इशारा किया और औषधीय कड़ाई के भीतर से हरे रंग का तरल चूस लिया। अंत में उन्होंने सावधानीपूर्वक इसे एक जैड बोतल में डाला और अन्य सामग्रियों के साथ मिश्रित होने तक इसे संग्रहित कर लिया। सदाबहार फूल से ऊर्जा तरल प्राप्त करने के बाद जियोयान ने 3 अन्य अलग अलग रंग के तरल पदार्थ और एक हल्के हरे रंग के पाउडर को परिष्कृत किया जो डार्क क्लाउड स्पिरिट फल को भूनने से प्राप्त किया गया था। इन कुछ प्रकार के औषधीय पाउडरों को परिष्कृत करते समय जियोयान ने अपनी उत्कृष्ट आध्यात्मिक धारणा के बावजूद 12 दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहली बार इस तरह की औषधीय गोली बना रहे थे और आवश्यक लौ नियंत्रण और घटक मात्रा को समझने की कोशिश कर रहे थे। यदि घाटी में औषधीय सामग्री का पर्याप्त भंडार नहीं होता, तो उन्हें अपनी औषधीय सामग्री समाप्त हो जाने की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता। एक चट्टान पर बैठे हुए याओ लाओ चुपचाप जियोयान को दवा को परिष्कृत करते हुए देख रहे थे। जब वह सभी आवश्यक औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने में कामयाब हो गया, तो उसने अपना सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान जियोयान ने कई औषधीय अवयवों को नष्ट किया होगा, लेकिन विफलताओं की यह संख्या काफी अच्छी थी, क्योंकि वह पहली बार इन दवाओं को परिष्कृत कर रहा था। सभी सामग्रियों को परिष्कृत करने के बाद जियोयान ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने भंडारण रिंग से एक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली निकाली, उसे अपने मुंह में डाला और अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ा हो गया ताकि उसके शरीर में डुक्यूई पुनः आ सके। जियोयान के व्यवहार को देखकर याओ लाओ केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियोयान अपनी क्यूई विधि को विकसित करने की इच्छा से पागल हो रहा था। थोड़े समय तक शोधन के बाद ही उसके शरीर में मौजूद डुक्यूई पहले से ही अत्यधिक समाप्त हो चुका था। वर्तमान में वह जिस औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहे थे, वह केवल टियर 2 की थी। यदि उसे टियर 3 या टियर 4 की दवा को परिष्कृत करना था, तो जियोयान को अपने डुक्यूई के समाप्त होने के कारण असफल होने से बचने के लिए अपने मुंह में मुट्ठी भर ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां डालनी पड़ सकती थीं। अपने पैरों को पार करके और काफी देर तक आराम करने के बाद जियोयाओ ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसने याओ लाओ की असहाय अभिव्यक्ति को देखा और केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। फिर उसने सभी अलग अलग परिष्कृत सामग्रियों को अपने पास रखा और अपनी हथेली हिलाई। उसके हाथ में एक बर्फ जैसा सफेद मॉन्स्टर कोर दिखाई दिया जो ठंडी हवा छोड़ रहा था। रैंक 2 इस प्रकार मॉन्स्टर कोर को देखते हुए जियोयान ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपनी उंगली हिलाई और मॉन्स्टर कोर को औषधीय कड़ाई में सटीक रूप से दाग दिया। उसी समय जियोयान की हथेली ने जल्दी से औषधीय कड़ाई के अग्नि आउटलेट को छू लिया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का प्रयोग करके बैंगनी ज्वाला के दबे हुए तापमान को अचानक मुक्त कर दिया। तुरंत ही रोने की आवाज के साथ बैंगनी ज्वाला उठने लगी और पूरे कड़ाई के अंदर तक फैल गई। उड़ती हुई बैंगनी ज्वाला के भीतर द्वितीय श्रेणी के बर्फ प्रकार के राक्षस कोर ने बर्फीली ठंडी धारा छोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि वह नष्ट होने से बचने के लिए गर्मी से संघर्ष करने की पूरी कोशिश कर रहा था। औषधीय कड़ाई के भीतर बैंगनी ज्वाला और बर्फीले कोहरे के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। औषधीय कड़ाही के ढक्कन से सफेद रंग की धुंध की चादरें रिसने लगीं और आसपास के पूरे क्षेत्र में फैलती चली गईं। बढ़ती हुई मोटी सफेद गैस को देखने के लिए अपनी आंखें उठाकर याओ लाओ ने हल्के से अपनी आस्तीन हिलाई। एक प्रचंड बल ने सफेद गैस को बाहर निकाल दिया। तुरंत ही गुफा अपनी साफ अवस्था में लौट आई।
हालांकि वर्तमान जियाओ यान के पास ये सब नोटिस करने की विलासिता नहीं थी। उसका सारा ध्यान बैंगनी ज्वाला और बर्फ प्रकार के मॉन्स्टर कोर के बीच गतिरोध पर केंद्रित था। उसके अंदर की बैंगनी ज्वाला औषधीय कढ़ाई में डाली जाती रही, जबकि बर्फ प्रकार का राक्षस कोर पीछे नहीं रहना चाहता था। वह लगातार ठंडी हवा छोड़ता रहा और नष्ट होने से बचने के लिए संघर्ष करता रहा। गतिरोध तब तक जारी रहा जब तक कि जियोयान ने एक और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली निगल नहीं ली। यद्यपि बर्फ प्रकार के दैत्य कोर में बर्फ ऊर्जा की प्रचुर मात्रा थी, तथापि ऊर्जा के लिए कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था। इस प्रकार बैंगनी ज्वाला की अथक ग्रिलिंग के तहत बर्फ प्रकार के मॉन्स्टर कोर की ठंडी हवा की बाधा अंततः टूट गई। बर्फीले वायु अवरोध के टूटने के बाद बैंगनी ज्वाला ने एक उत्तेजित ऐंठन ध्वनि निकाली। इसने सभी दिशाओं से हमला किया और बर्फ जैसे राक्षस कोर को घेर लिया तथा उसे जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ज्वाला ने इसे लंबे समय तक जलाया, बर्फ प्रकार के मॉन्स्टर कोर की कठोर सतह पर धीरे धीरे अनेक दरारें उभरने लगीं। थोड़ी देर बाद एक स्पष्ट दरार की आवाज सुनाई दी और मॉन्स्टर कोर की सतह राख में बदल गई और डूब गई। जब राख कढ़ाई के तल पर बैठ गई, तो बर्फ के समान सफेद पेस्ट जैसी ऊर्जा की एक छोटी सी गेंद प्रकट हुई और औषधीय कढ़ाई के भीतर बहने लगी। जब उसने इस सफेद रंग की ऊर्जा पेस्ट गेंद को देखा, तो जियोयान के तनावग्रस्त चेहरे पर अंततः खुशी उभर आई। पर्पल फ्लेम को थोड़ी देर तक ग्रिल करने के बाद अंततः उन्होंने उसे चूस लिया और एक जेड बोतल में उचित तरीके से रख दिया। मॉन्स्टर कोर के भीतर से ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद जियोयान ने तेजी से अपने सामने कुछ परिष्कृत सामग्री को उठाया और उन सभी को औषधीय कढ़ाई में डाल दिया। बैंगनी ज्वाला ने कढ़ाई में कुछ सामग्रियों को घेर लिया और उन्हें बहुत तीव्र तरीके से भूनना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तीव्र ज्वाला जलती रही, विभिन्न रंगों की औषधीय सामग्रियां धीरे धीरे पिघलने लगीं। तरल और पाउडर एक दूसरे में विलीन होने लगे और धीरे धीरे लौ में घूमने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, औषधीय कढ़ाई के भीतर धीरे धीरे एक प्रारंभिक औषधीय गोली का आकार दिखाई देने लगा। वर्तमान औषधीय गोली की सतह अत्यंत असमान थी। इसकी सतह पर चमक हरे और बैंगनी रंग के धब्बों से बनी थी। जब कोई इसे देखता था तो यह एक अजीब सी दिखने वाली वस्तु लगती थी जो किनारों से ढकी हुई थी, जो पूरी तरह से बनी हुई औषधीय गोली की गोलाई और चमक से बिल्कुल अलग थी। इस प्रारंभिक औषधीय गोली को देखकर जियोयान के दिल का भारी बोझ आखिरकार उतर गया। इस स्तर पर उन्होंने शोधन प्रक्रिया का 90% कार्य पूरा कर लिया था। शेष चरण गोली को संघनित करना था। अपने हाथ में परिष्कृत मॉन्स्टर कोर ऊर्जा को ले जाते हुए जियोयान ने अपना सिर झुकाया और याओ लाओ को देखा। ये देखकर कि उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जियोयान ने एक हल्की सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के मॉन्स्टर कोर ऊर्जा को औषधीय कड़ाही में डाल दिया। जैसे ही सफेद रंग की पेस्ट जैसी ऊर्जा औषधीय कड़ाही में प्रवेश करती है, इसे जियोयान द्वारा प्रारंभिक औषधीय गोली को ढकने के लिए नियंत्रित किया जाता है। जिसके बाद गोली और ऊर्जा का मिश्रण धीरे धीरे घूमने लगा। उसी समय जियोयान की आध्यात्मिक धारणा ने जल्दी से बैंगनी ज्वाला के तापमान को दबा दिया और उसे एक ऐसे बिंदु तक सीमित कर दिया जहां वह न तो बहुत हल्का था और न ही बहुत गर्म, क्योंकि उसने धीरे धीरे उस औषधीय गोली को भून दिया जो राक्षस कोर से ऊर्जा द्वारा ढकी हुई थी। गोली को संघनित करने के अंतिम चरण में लगभग आधा घंटा लग गया। राक्षस कोर से ऊर्जा को धीरे धीरे लौ द्वारा औषधीय गोली में परिवर्तित किया गया। इस समय जियोयान को अचानक अपनी आध्यात्मिक धारणा याद आ गई जिसका उपयोग वह बैंगनी ज्वाला को दबाने के लिए कर रहा था। तुरंत ही बैंगनी ज्वाला अशांत रूप से फूट पड़ी और एक भयंकर तापमान लेकर आई, जिसने क्षण भर में औषधीय गोली को चारों ओर से घेर लिया। बैंगनी ज्वाला को पूर्ण स्वतंत्रता दिए जाने के तुरंत बाद पुनः दबा दिया गया तथा उसे शीघ्र ही न्यूनतम तापमान पर वापस लाया गया। जैसे ही बैंगनी ज्वाला धीरे धीरे पीछे हटी, औषधीय कड़ाई के भीतर एक जैद सफेद गोल गोली ध्यान आकर्षित करने वाले तरीके से प्रकट हुई। इस जैद सफेद औषधीय गोली को देखकर जियोयान ने अनायास ही अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसने अपने हाथ से इशारा किया और औषधि के बर्तन से पानी चूस लिया। इसके बाद उन्होंने जल्दी से अपने पास से एक जेड बोतल निकाली और उसमें गोली रख दी। जियोयान का हाथ औषधीय कड़ाई से दूर चला गया और उसके अंदर की बैंगनी ज्वाला तुरंत गायब हो गई। एक क्षण बाद गर्म औषधीय कड़ाई शांत हो गई। बोतल के अंदर औषधीय गोली को हिलाते हुए जियोयान ने बोतल के मुंह से निकली खुशबू को धीरे से सूंघा। उसका चेहरा खुशी से झूम उठा। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने पास बैठे याओ लाओ से हंसते हुए कहा, पथ संरक्षण की गोली सफल है। हाँ, बुरा नहीं है। यद्यपि प्रक्रिया के दौरान कुछ छोटी मोटी त्रुटियां थीं, फिर भी आपका प्रदर्शन काफी अच्छा था। याओ लाओ ने सिर हिलाकर जियोयान की प्रशंसा की। उन्होंने फर्श पर पड़ी आईसी हॉट पिल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय सामग्री पर नजर डाली और मुस्कुराए, थोड़ी देर आराम करो। इसके बाद आपको आईसी हॉट पिल को परिष्कृत करना होगा।
इस सफलता के साथ मेरा मानना है कि इस बार आप कम औषधीय अवयवों को नुकसान पहुंचा पाएंगे। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने सावधानीपूर्वक पथ रक्षक गोली को दूर रख दिया। एक बार फिर उसने एक और एनर्जी रिकवरी पिल निकाली और उसे निगल लिया। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में डुक्यूई के ठीक होने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद जियोयान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अंततः वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच गया। अपने सामने औषधियों का बर्तन देखकर उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक बार फिर वह गोली को परिष्कृत करने लगा। चीजें वैसी ही हुई जैसा याओ लाओ ने कहा था। पथ रक्षक गोली के शोधन में मिली सफलता के साथ बर्फीले हृदय की गोली के शोधन की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई थी। विभिन्न औषधीय अवयवों के लिए अलग अलग लौ तीव्रता से उत्पन्न होने वाली कठोरता के अलावा शेष चरण अत्यंत स्वाभाविक और अनाकर्षित थे। शोधन प्रक्रिया ने अत्यंत चयनशील याओ लाओ को भी संतुष्ट कर दिया। इससे ये देखा जा सकता है कि जियोयान का प्रदर्शन कितना उत्कृष्ट था। शोधन प्रक्रिया शुरू होने के 2 घंटे बाद उस समय जियोयान का चेहरा थोड़ा थका हुआ दिखाई दिया। हालांकि इससे भी अधिक उत्साह और खुशी की भावना थी। ऐसा उन 2 जेड बोतलों के कारण था जिन्हें उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। इन पारदर्शी जेड बोतलों के भीतर सफेद और हरे रंग की गोल चिकनी गोलियां थीं जो शरारती ढंग से इधर उधर घूम रही थीं। जियोयान के थके हुए चेहरे को देखकर याओ लाओ ने बाहर काले आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। गोलियों को परिष्कृत करने में लगभग उतना ही समय लगा जितना मैंने अनुमान लगाया था। दिन के समय तेज धूप के कारण बैंगनी ज्वाला की शक्ति बढ़ जाती थी। यदि आप उस दौरान बैंगनी ज्वाला को निगल लें तो ऐसा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए अब बैंगनी ज्वाला को निगलने का सबसे उपयुक्त समय है। इसलिए क्या आप अभी भी दृढ़ रह सकते हैं? जियोयान ने अपनी कनपटियां रगड़ी और मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूं, पूरी रात जागने में कोई समस्या नहीं होगी। हे, यह अच्छा है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने पूछा, आपके पास कितनी एनर्जी रिकवरी पिल्स हैं? 18। जियोयान की उंगली ने जवाब देने से पहले अंगूठी को टटोला। ये पर्याप्त होना चाहिए। निगलने की प्रक्रिया बाद में शुरू होती है और जब भी आपको लगे कि आपकी डुक्यू अपर्याप्त है तो आपको तुरंत एक का सेवन कर लेना चाहिए। अगर आपको अचानक कभी भी अपनी डुक्यूई थकी हुई लगे तो यह कोई मजेदार बात नहीं होगी। याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। हाँ। जियोयान ने भारी स्वर में अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, अब हम परिणाम देखेंगे। सच कहूं तो मुझे ये देखने में भी दिलचस्पी है कि इस पर्पल फ्लेम के साथ फ्लेम मंत्र कितना विकसित हो सकता है। याओ लाओ ने अपनी सांस छोड़ते हुए इस तरह कहा कि ऐसा लग रहा था कि वह परिणाम का इंतजार कर रहे थे। किसी भी स्थिति में ये सीधे जुबान क्लास में नहीं जा सकता। इस संबंध में जियोयान अभी भी अपनी सीमाओं को समझता था। यद्यपि बैंगनी ज्वाला की शक्ति अच्छी थी फिर भी इसके और स्वर्गीय ज्वाला के बीच बहुत बड़ा अंतर था। स्वाभाविक रूप से मैं जानता हूं कि जुबान क्लास तक पहुंचना असंभव है। क्यूई विधि के लिए प्रत्येक कक्षा के बीच की दूरी पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी के समान है। बैंगनी ज्वाला उसी वर्ग के भीतर मंत्र को एक अलग स्तर तक विकसित करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन अगर वह इसे एक अलग वर्ग में विकसित करना चाहती है, कठिन। याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाईं और मुस्कुराते हुए डांटा। जियोयान फूट फूट कर हंसा, लेकिन बोलना जारी नहीं रखा। वह पैर पर पैर रखकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह अपनी आत्मा को शांत करके कुछ क्षण के लिए चुपचाप बैठा तो अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसकी काली आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। जब उसकी आंखों की चमक कम होने लगी तो जियोयान ने अपना सिर झुकाया और याओ लाओ का सामना किया। हाँ, शुरू करो, ये समय है। जियोयान को देखते हुए याओ लाओ मुस्कुराए और धीरे से सिर हिलाया। अपने सिर को जोर से हिलाते हुए जियोयान की नज़र उसके सामने रखी 2 जेड बोतलों पर पड़ी। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका मन शरीर में डूब गया। उसके मन के नियंत्रण में उसके पेट के निचले हिस्से में भंवर अचानक तेज गति से घूमने लगा। इसकी घूर्णन गति बढ़ने के कारण भंवर में उपस्थित बैंगनी ज्वाला के समूह बाहर फेंक दिए गए। जो बैंगनी लौ बाहर फेंकी गई थी वह उलझन में लग रही थी। जो साझेदार कुछ दिन पहले तक इसके साथ काम कर रहा था उसने अचानक इसे बाहर क्यों निकाल दिया? बाहर फेंकी गई बैंगनी ज्वाला ने धीरे धीरे भंवर से बाहर फेंकी गई सभी बैंगनी ज्वालाओं को एकत्रित कर लिया और अंततः बैंगनी ज्वाला की एक तीव्र गेंद का निर्माण किया। जैसे ही बैंगनी ज्वाला ने बिना सोचे समझे भंवर में प्रवेश करने का प्रयास किया, भंवर के भीतर उमड़ता हुआ पीला डुक्यू भंवर से बाहर की ओर फूट पड़ा और उसने अपने भीतर मौजूद बैंगनी ज्वाला को घेर लिया। जियोयान के मन के नियंत्रण में आसपास के हल्के पीले रंग के डुक्यूई ने बैंगनी ज्वाला को खींच लिया और
ज्वाला मंत्र द्वारा निर्धारित निश्चित क्यूई पथों के साथ चलना शुरू कर दिया। जब डू क्यू ने पर्पल फ्लेम को घेर लिया तो उसे खतरा महसूस हुआ। तुरंत ही उसने गुस्से में आसपास की डू क्यूई ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करना शुरू कर दिया। हर बार जब वे हमला करते तो वे बड़ी मात्रा में डू क्यूई ऊर्जा को जलाकर नष्ट कर देते। हालांकि भंवर से डू क्यूई का निरंतर उत्सर्जन जारी रहा। चाहे बैंगनी ज्वाला कैसे भी जलती हो, वह डू क्यूई के जाल से बच नहीं सकती थी। जब जियो यान के डू क्यू ने बैंगनी ज्वाला को घेर लिया तो उसने उस पर से पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। हालांकि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अपना पूरा ध्यान डू क्यू को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया, बैंगनी ज्वाला को एक लंबी और पतली ज्वाला में बदल दिया तथा फिर उसे ज्वाला मंत्र के प्रशिक्षण के लिए क्यू पथ में तेजी से ले गए। जैसे ही डू क्यू द्वारा घेर ली गई बैंगनी ज्वाला पूर्व निर्धारित क्यू पथ में प्रवेश कर गई, जियोयान का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की छोटी छोटी बूंदें लगातार दिखाई दे रही थीं। टपकते पानी की तरह यह जियोयान के चेहरे पर बह गया और टैपिंग की आवाज के साथ पहाड़ की चट्टान से टकराया। जियोयान ने अपने दांत भींच लिए। उसके शरीर में क्यू पथों से भयानक दर्द जैसी ऐंठन उत्पन्न हुई, जिससे उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डू क्यूई के प्रारंभिक संरक्षण के बावजूद बैंगनी ज्वाला के कारण होने वाला दर्द इतना तीव्र होगा। पथ रक्षक गोली खाओ। जब जियोयान अपने दांतों को भींच रहा था और सहन कर रहा था तो याओ लाओ का नर्म आदेश अचानक उसके कानों में गूंज उठा। आदेश सुनकर जियोयान के हाथ में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने अपने सामने रखी एक छोटी जेड की बोतल पकड़ ली, उसमें से जेड की सफेद गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही पथ रक्षक गोली उसके मुंह में गई, वह गर्म और चिकनी धारा में परिवर्तित होने लगी। वह तेजी से उसके गले में घुस गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अंततः जियोयान के मन के नियंत्रण में इसने तेजी से उन सभी नसों को एक हल्के सफेद रंग की ऊर्जा झिल्ली की परत से ढक दिया, जिनसे होकर ज्वाला मंत्र का प्रयोग करते समय ज्वाला को गुजरना होता है। यद्यपि सफेद रंग की ऊर्जा झिल्ली की यह परत अत्यंत पतली थी, फिर भी इसका प्रभाव बहुत उल्लेखनीय था। पथ रक्षक गोली निगलने के कुछ ही समय बाद जियोयान की तनावग्रस्त मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल होने लगीं। उसका विकृत चेहरा भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। अभी भी कभी कभी उसके क्यूई पथ से तीव्र दर्द निकलता था, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी सहनशक्ति के दायरे में था। तीव्र दर्द से धीरे धीरे राहत मिलने से जियोयान के दिल में आह भर गई। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि यदि उसे पथ रक्षक गोली की सहायता न मिले तो क्या उसके शरीर में क्यूई पथ डू क्यूई को अवशोषित और नियंत्रित करना जारी रख पाएंगे। ये हो सकता है कि बैंगनी ज्वाला के उसके क्यूई पथ से पूरी तरह गुजर जाने के बाद वह वास्तव में अपंग हो जाएगा। ये सचमुच सच है कि घर में एक बुजुर्ग का होना एक खजाने के समान है। जियोयान खुशी से अपने दिल में बुदबुदाया। जियाओयान के दिल में याओ लाओ का स्थान तुरंत ही बढ़ गया। पथ रक्षक गोली की मदद से जियोयान बहुत अधिक निश्चिंत था। यद्यपि बैंगनी ज्वाला की जलन के कारण उसकी डू क्यूई अविश्वसनीय गति से भस्म हो गई थी, फिर भी ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियों को लगातार निगलने से उसे मिली सहायता ने उसे मुश्किल से संतुलन बनाए रखने में मदद की। तनावपूर्ण माहौल में उसके शरीर की हर गतिविधि व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। अब तक जियोयान को कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन वह सतर्क बना रहा। जैसा कि याओ लाओ ने पहले कहा था, निगलने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के क्यूई पथ के जल जाने के खतरे के अलावा उसका मन भी बैंगनी ज्वाला की जंगली प्रवृत्ति से धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएगा, जिससे व्यक्ति नियंत्रण खो देगा। याओ लाओ के शब्दों को अपने दिल में रखते हुए जियोयान ने गंभीरता से अपने मन की रक्षा की, थोड़ी सी भी गलती करने की हिम्मत नहीं की। जब जियाओयान ने फ्लेम मंत्र के क्यूई पथ मार्ग के आधे भाग के लिए डू क्यूई द्वारा घेरी गई बैंगनी लॉ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, तो जियाओयान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसे स्पष्ट रूप से यह महसूस होने लगा था कि जैसे जैसे निगलने की प्रक्रिया तीव्र होती जा रही थी, वैसे वैसे हल्की उत्तेजना के धागे उसके मन में धीरे धीरे चढ़ने लगे थे। यह महसूस करते हुए कि उसका मन बदल रहा है, जियोयान का दिल तुरंत भयभीत हो गया। उसे याओ लाओ की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने अपने सामने से आइसी हॉट पिल उठाए और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही आइसी हॉट पिल उसके शरीर में प्रवेश किया, उसके गले के क्षेत्र में धीरे धीरे बर्फीली हड्डी काटने जैसी अनुभूति होने लगी। उसका मन इस बर्फीले ठंडे एहसास से कांप उठा। उसके हृदय में धीरे धीरे बढ़ती हुई उत्तेजना बची हुई बर्फ की तरह थी, जो ज्वाला से टकराकर तेजी से पिघलकर लुप्त हो गई। अपने दिमाग की रक्षा के लिए आइसी हॉट पिल के साथ जियोयान को अब अपने दिमाग की सुरक्षा खोने का डर नहीं रहा। तुरंत ही उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग डू क्यू में व्याप्त बैंगनी ज्वाला को अपने क्यू पथों के माध्यम से प्रसारित करने के लिए किया। ज्वाला मंत्र के लिए निर्दिष्ट क्यूई पथों के माध्यम से प्रसारित होने वाली बैंगनी ज्वाला का अनुसरण करते हुए जियोयान को अचानक एहसास हुआ कि डू क्यूई और बैंगनी ज्वाला का एक धागा अजीब तरह से एक साथ मिलना शुरू हो गया।
नहीं, ये कहने के बजाय कि वे विलीन हो रहे थे, ये कहना अधिक उचित होगा कि बैंगनी ज्वाला को धीरे धीरे ज्वाला मंत्र डूक्यू द्वारा भस्म किया जा रहा था। ये दृश्य देखकर जियोयान के दिल को आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस हुई। इस स्थिति से वह एक बात की पुष्टि कर सकते थे, इस ज्वाला मंत्र क्यू विधि में वास्तव में विकास करने की चमत्कारिक क्षमता थी। जैसे ही पीली डूक्यू और बैंगनी ज्वाला मंत्र के लिए अंतिम क्यू पथ से गुजरने वाले थे, वे दोनों लगभग पूरी तरह से एक हो गए थे। मूल रूप से हल्के पीले रंग का डूक्यू उस समय पूरी तरह से हल्के बैंगनी रंग में बदल गया था। इसके अलावा इस हल्के बैंगनी डूक्यू की सतह पर एक हल्की बैंगनी लौ उठ रही थी। हालांकि इस बैंगनी ज्वाला से क्यूई पथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर कि डूक्यू का रंग पूरी तरह बदल गया था, जियोयान का दिल अप्रतिबंधित खुशी से भर गया। उन्होंने संचलन के अंतिम भाग को पूरा करने के लिए डूक्यू को निर्देशित करने हेतु अधिक प्रयास किया। डूक्यू का प्रचलन तेजी से बढ़ा और अंततः अपना रंग बदल चुकी डूक्यू अंतिम क्यूई पथ से बाहर निकल गई। एक संपूर्ण चक्र पूरा करने के बाद नई डूक्यू धारा निचले पेट में वापस आ गई। क्यूई पथों से बाहर निकलने के बाद बैंगनी रंग का डूक्यू सीधे और निरंतर घूमते हुए हल्के पीले भंवर में घुस गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक डूक्यू, जिसने बैंगनी ज्वाला को भस्म कर दिया था, क्यू पथ से बाहर निकल रहा था, भंवर का रंग भी धीरे धीरे हल्के पीले रंग से हल्के बैंगनी रंग में बदलने लगा था। जब बैंगनी रंग का डूक्यू का अंतिम धागा शिरा से बाहर आया, तो भंवर लगभग पूरी तरह से हल्के बैंगनी रंग में बदल गया था। जियोयान के निचले पेट पर घूमता हुआ भंवर अचानक रुक गया और चुपचाप खड़ा हो गया। उसी समय गुफा में बंद आंखें जियोयान ने अचानक उन्हें खोल दिया। उसकी आंखों से लगभग आधे इंच तक एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकल रही थी, बिल्कुल किसी वास्तविक पदार्थ की तरह। एक क्षण बाद जियोयान ने धीरे से अपना सिर झुकाया और याओ लाओ को देखा। मूर्खतापूर्ण ढंग से उसने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। क्या मैं सफल हुआ? आप सफल हो गए हैं। याओ लाओ ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि जियोयान में डूक्यू थी जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। याओ लाओ को पुष्टि में अपना सिर हिलाते हुए देखकर जियोयान के मुंह का कोना खुल गया और एक अदम्य हंसी निकली जिसने उसके दिल में उसकी अनियंत्रित खुशी की घोषणा की। हालांकि उसका चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर से ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से अनियंत्रित रूप से उसके अंदर प्रवाहित हो रही थी। अध्यापक, क्या हो रहा है? अपना सिर झुकाते हुए जियोयान ने भयभीत स्वर में पूछा। इस अप्रत्याशित परिवर्तन से याओ लाओ को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भौहें सिकोड़ी, फिर जियोयान के सामने गया और अपनी हथेली से उसके शरीर को छुआ। कुछ ही क्षण बाद वृद्ध चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अच्छी चीजें वास्तव में अकेले नहीं आती। जब एक आता है तो दूसरा और तीसरा भी आता है। बधाई हो, आपके लिए डूजे से आगे बढ़कर डूशे बनने का समय आ गया है। क्या आप आगे बढ़ने वाले हैं? जियोयान ने याओ लाओ को देखा, वह दंग रह गया। इन शब्दों से मिले आघात के बाद उसे धीरे धीरे होश में आने में कुछ समय लगा। उन्होंने आधे अविश्वास और आधे प्रसन्नता के साथ कहा, हाँ। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करते हुए याओ लाओ मुस्कुराए। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा मौका है। यदि आप इसे चूक गए तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको अपने अगले अवसर तक कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान के पास ये निर्धारित करने का कोई समय नहीं था कि उसकी क्यूई विधि किस स्तर तक विकसित हुई थी, क्योंकि वह जल्दी से एक बार फिर बैठ गया। इससे पहले कि उसके विचार उसके शरीर में समा जाएं, उसके दोनों हाथ एक साथ आकर एक प्रशिक्षण मुहर बनाते हैं। जैसे ही जियोयान ने प्रशिक्षण अवस्था में प्रवेश किया, चारों ओर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी वह तेजी से उग्र और हिंसक हो गई। अंततः जियोयान का शरीर एक ब्लैक होल बन गया क्योंकि वह लगातार हिंसक ऊर्जा को निगल रहा था। जियोयान का मन उसके शरीर में प्रवेश कर गया और जल्दी से उसके छिद्रों के माध्यम से अंदर आने वाली ऊर्जा को निर्देशित करना शुरू कर दिया। यद्यपि इस ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी, फिर भी इसमें अशुद्धियां बहुत अधिक थीं। इस प्रकार ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित करने से पहले उसे क्यूई पथों से गुजरते हुए परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। यदि नहीं, तो जिस डूक्यू को उसने इतनी मेहनत से प्रशिक्षित किया था, वह दूषित हो सकती है। हालांकि यद्यपि जियोयान पहले से ही आने वाली ऊर्जा की विशाल मात्रा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः वह इसे दबाने पर पूर्ण नियंत्रण पाने में असमर्थ रहा। आखिरकार ऊर्जा का दायरा सचमुच बहुत भयावह था। कोई अन्य उपाय न होने के कारण जियोयान केवल एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकता था, जबकि शेष ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। बेशक जियोयान के पास पहले से ही प्रमुख क्षेत्रों के लिए उचित सुरक्षा थी, इस प्रकार भले ही ऊर्जा उसके शरीर के भीतर बेरोकटोक प्रवाहित हो रही थी, लेकिन इससे जियोयान को केवल कुछ दर्द हुआ, लेकिन वर्तमान में वह बहुत अधिक नुकसान करने में असमर्थ थी।
जियोयान के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के तहत उसके शरीर में प्रवाहित प्राकृतिक ऊर्जा का एक हिस्सा उसके क्यूई पथ में एक चक्र के लिए प्रसारित हुआ और फिर शुद्ध डू क्यूई ऊर्जा में परिष्कृत हुआ, जिसे उसने हल्के बैंगनी भंवर में डाल दिया। इस शक्तिशाली डू क्यूई को उड़ेलना एक शांत झील में एक विशाल चट्टान को फेंकने जैसा था, जिससे विशाल लहरें पैदा हो गईं। मूल रूप से धीमी गति से घूम रहा भंवर डू क्यूई ऊर्जा की इस लहर के आने के साथ ही अचानक बढ़ी हुई गति से घूमने लगा। जैसे जैसे घूर्णन अधिक तीव्र होता गया, एक भयंकर चूषण बल फूट पड़ा। उस समय जियोयान ये जानकर भयभीत हो गया कि उसका मन वास्तव में उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था। जियोयान के दिमाग के दमन के बिना जियोयान के पूरे शरीर में बिखरी हुई प्राकृतिक ऊर्जा और उसके आसपास से प्राकृतिक ऊर्जा का निरंतर अवशोषण पागलों की तरह भंवर में चूसा जा रहा था। जियोयान के शरीर में भंवर के तेजी से घूमने के कारण गुफा में उसके शरीर से निकलने वाली चूषण शक्ति भी तेजी से भयावह होती गई। अंत में धब्बेदार प्राकृतिक ऊर्जा ने जियोयान के शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा पर्दा बना दिया, जिससे आसपास का वातावरण चमकदार दिखाई देने लगा। याओ लाओ मध्य हवा में तैर रहे थे और उन्होंने जियोयान द्वारा उत्पन्न स्थिति को देखा। उनकी भौहों पर बल पड़े। यह आदमी क्या कर रहा है? वह इतनी अशुद्ध ऊर्जा को सीधे अपने भंवर में डालने का साहस कैसे करता है? याओ लाओ ने धीरे से सांस छोड़ी और तनाव से भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी चिंता को दबा लिया और चुपचाप जियोयान को देखता रहा। अपने मन में वह जियोयान को बचाने के लिए तैयार था। स्थिति को देखते हुए लगता है कि जियोयान अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। जैसा कि याओ लाओ बाहरी दुनिया में अनिश्चितता और चिंता महसूस कर रहा था, जियोयान अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए अपने दिल में थोड़ा घबराहट महसूस करने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास से ऊर्जा की अनियंत्रित बाढ़ और उनके मन द्वारा इसे नियंत्रित करने और कम करने में असफल होने के कारण उनके क्यूई पथों में हल्की सूजन और कुछ दर्द महसूस होने लगा था। यदि वह इसी पागलपन भरे तरीके से ऊर्जा को अवशोषित करता रहा, तो उसे अपने क्यूई पथों के फूलने और फटने का खतरा हो सकता है। हरामी, अभी बंद करो। इसे रोकने की कोई ताकत न होने के कारण जियोयान केवल अपने दिमाग का उपयोग करके तेजी से घूमते बैंगनी रंग के भंवर पर बार बार दहाड़ सकता था। जियोयान को यकीन नहीं था कि दहाड़ प्रभावी थी या नहीं, लेकिन तेजी से घूमता भंवर अचानक थोड़ा सुस्त हो गया। हालांकि इससे पहले कि जियोयान अपना आश्चर्य व्यक्त कर पाता, भंवर एक बार फिर और भी अधिक प्रचंड गति से घूमने लगा। अरे! भंवर की हरकत देखकर जियोयान इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत उसे शाप दे दिया। हालांकि जैसे ही उसकी डांट बंद हुई, उसे अचानक एहसास हुआ कि तेज घूर्णन के कारण बैंगनी रंग के भंवर की सतह धीरे धीरे बैंगनी रंग की ज्वाला की एक परत से ढकने लगी थी। भंवर का घूर्णन तेजी से बढ़ता गया और बैंगनी ज्वाला भी तेजी से समृद्ध होती गई। इस समय प्राकृतिक ऊर्जा जो उसके शरीर के चारों ओर बिखरी हुई थी, तेजी से और अनियमित रूप से कुछ क्यूई पथों से गुजरी और उसके निचले पेट में पहुंच गई। इसके बाद वे सभी दिशाओं से भंवर में घुस आए। जियोयान का मन भावशून्य भाव से उमड़ती हुई प्राकृतिक ऊर्जा को देख रहा था और वह अपने हृदय में विलाप कर रहा था। यदि अशुद्धियों से भरी हुई ऊर्जा भंवर के भीतर प्रवेश कर जाती, तो वे सभी डू क्यूई, जिन्हें प्रशिक्षित करने में उसने बहुत मेहनत की थी, तुरंत नष्ट हो जाते। जियोयान के उदास अवलोकन के तहत बढ़ती प्राकृतिक ऊर्जा अंततः भंवर को छूने लगी। हालांकि जब उसने बैंगनी रंग की लौ को छुआ, तो कुछ अजीब हुआ। उस हल्के बैंगनी रंग की ज्वाला की गरिमा उस क्षण भड़क उठी थी। एक क्षण में वह एक बैंगनी ज्वाला में बदल गई जो आधे फुट बड़ी थी। बैंगनी ज्वाला को छूने पर झुंड में फैली प्राकृतिक ऊर्जा तेजी से सिकुड़ गई। पलक झपकते ही विशाल प्राकृतिक ऊर्जा के समूह को नाखून के आकार के छोटे तरल ऊर्जा की बूंदों में बदल दिया गया। बैंगनी ज्वाला द्वारा ऊर्जा में उपस्थित सभी अशुद्धियों को जला देने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें स्वयं की बुद्धि आ गई है, क्योंकि इसने शुद्ध तरल ऊर्जा की इन बूंदों को रोक दिया, जिससे वे सीधे भंवर में जा गिरीं। जब तरल ऊर्जा तेजी से घूमते बैंगनी रंग के भंवर में पहुंची, तो उसने तुरंत ऊर्जा तरंगों के चक्र बना दिए। जियोयान के मन के अवलोकन के तहत उसे अचानक एहसास हुआ कि तरल ऊर्जा की बूंदों के इनपुट के बाद बैंगनी रंग के भंवर का आकार अजीब तरह से धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। बैंगनी रंग के भंवर का आकार लगातार छोटा होता गया, लेकिन जियोयान को चिंता नहीं हुई। वह महसूस कर सकता था कि यद्यपि भंवर का आकार छोटा हो रहा था, लेकिन भंवर के भीतर समाहित डू क्यूई लगातार समृद्ध होती जा रही थी। बढ़ते हुए घने डू क्यू भंवर को महसूस करते हुए जियोयान ने धीरे धीरे अपने भयभीत एहसास को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह चुपचाप भंवर की क्रिया को देख रहा था। बैंगनी ज्वाला द्वारा प्राकृतिक ऊर्जा की पहली लहर को परिष्कृत करने के बाद शेष प्राकृतिक ऊर्जा इसके कारण गायब नहीं हुई। इसके बजाय भंवर की प्रचंड चूषण शक्ति ने विचित्र प्राकृतिक ऊर्जा की तरंगों को हिंसक रूप से जियोयान के आंतरिक शरीर में प्रवेश कराया, ठीक उसी तरह जैसे पानी को भंवर में चूसा जाता है।
प्राकृतिक ऊर्जा के इस कभी न खत्म होने वाले प्रवाह का सामना करते हुए बैंगनी रंग के भंवर ने सीधे अपना आलिंगन बढ़ा दिया और सामने आने वाली किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं किया। हालांकि जब ऊर्जा बैंगनी ज्वाला की सीमा में प्रवेश करती है तो इसे क्रूर बैंगनी ज्वाला द्वारा तुरंत शुद्ध तरल ऊर्जा की बूंदों में परिष्कृत किया जाता है। अंततः जियोयान के शरीर में बूंदाबांदी की तरह ऊर्जा भंवर में टपकने लगी। अत्यंत शुद्ध तरल ऊर्जा के समर्थन से भंवर से उत्सर्जित चूषण प्रत्येक लहर के साथ अधिक मजबूत होता गया। अंततः बाहरी दुनिया में याओ लाओ भी इस पागल चूषण बल से थोड़ा प्रभावित हुआ। इस प्राकृतिक ऊर्जा के प्रभाव में जियोयान को अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर में क्यूई पथ और हड्डियां अधिक मजबूत और अधिक विशाल हो गई हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जियोयान अब इसमें शामिल नहीं हो सका। सब कुछ बैंगनी रंग के भंवर द्वारा नियंत्रित था। सौभाग्य से यह अजीब चीज वास्तव में अंधाधुंध तरीके से नहीं घूमी, अन्यथा जियाओयान बुरी तरह घायल हो सकता था। जैसे जैसे उसका मन उसके शरीर में घूमता रहा, जियोयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर प्राकृतिक ऊर्जा की निरंतर तरंगों से धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। इस तरह की उदात्त भावना ने जियोयान को लगभग आराम में कराहने पर मजबूर कर दिया। गुफा के भीतर याओ लाओ ने जियोयान के चेहरे पर आरामदायक मुस्कान देखी और अंततः एक धीमी आह भरी। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस युवा लड़के के आंतरिक शरीर में कुछ अज्ञात और रहस्यमय घटित हो रहा था, अन्यथा वह ऐसी अश्लील अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करता। बेशक जियोयान को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि उसकी आराम की अभिव्यक्ति याओ लाओ के दिल में विशेष रूप से अश्लील बन गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सारा ध्यान बैंगनी रंग के भंवर पर केंद्रित था जो तेजी से घूम रहा था। अज्ञात मात्रा में शुद्ध तरल ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वर्तमान बैंगनी रंग का भंवर जियोयान की हथेली से बड़ा नहीं था। हालांकि इसकी सतह पर बैंगनी रंग की ज्वाला लगातार तीव्र होती गई तथा इसमें कमजोर पड़ने का कोई संकेत नहीं दिखा। जियोयान के दिमाग के सावधानीपूर्वक अध्ययन के तहत वह स्पष्ट रूप से यह पता लगा सका कि भंवर के भीतर कुछ तरल जैसी चीज थी। लालची अवशोषण काफी समय तक जारी रहा, जब तक कि तेजी से घूमता हुआ बैंगनी रंग का भंवर अचानक स्थिर नहीं हो गया। कुछ क्षण बाद ये रुक गया और फिर विपरीत दिशा में घूमने लगा। ये देखकर कि भंवर अचानक उल्टी दिशा में घूम गया था, जियोयान स्तब्ध रह गया। वह अपने दिल में केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि भंवर लापरवाही से काम न करे। शायद भंवर ने जियोयान की प्रार्थना सुन ली। बैंगनी रंग का भंवर जो उल्टी दिशा में घूम रहा था, उसमें कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी। हालांकि शुद्ध तरल ऊर्जा जो मूल रूप से भंवर में प्रवाहित हो रही थी, उसे विपरीत घूर्णन से उत्पन्न बल के साथ सभी दिशाओं में बाहर निकाल दिया गया। बैंगनी रंग के भंवर द्वारा तरल ऊर्जा उसके शरीर के हर हिस्से में फेंकी गई। हर बार जब तरल ऊर्जा ने क्यूई पथ, हड्डी, रक्त या मांस को छुआ तो जियोयान ने पाया कि तरल ऊर्जा उनमें समाहित हो गई थी। जियोयान के मन ने एक अदृश्य हवा की हल्की सांस छोड़ी। उसके दिल में एक अनियंत्रित खुशी उमड़ पड़ी। जियोयान महसूस कर सकता था कि तरल ऊर्जा के आत्मसात के बाद उसकी सारी हड्डियां, रक्त और मांस रूपांतरित हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रचुर ऊर्जा से भर गए हों। उल्टा भंवर 10 मिनट से अधिक समय तक ऊर्जा उत्सर्जित करता रहा, उसके बाद वह धीरे धीरे रुक गया। इसके धीमे रुकने के बाद जियोयान के शरीर के भीतर की भयंकर चूषण शक्ति भी कमजोर हो गई और अंततः गायब हो गई। जिस समय चूषण गायब हुआ, जियाओयान, जो क्रॉस लेग बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। तुरंत ही उसकी पीठ के काले बाल उड़ गए और कपड़े बिना हवा के ही बजने लगे। उसके शरीर में एक भयंकर शक्ति की लहर जागृत हुई जो कुछ घंटों पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी और उससे मुक्त हो गई। जियाओयान के शरीर में जोश को महसूस करते हुए याओ लाओ मुस्कुराए और हंसे, बधाई हो, आज से आप एक सच्चे डूशे हैं। जियोयान के शरीर पर कपड़े लंबे समय तक बाहर की ओर उभरे रहे और अंततः जियोयान की त्वचा पर वापस आ गए। जियोयान ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर खड़ा होकर अपने बगल में मुस्कुराते हुए याओ लाओ की ओर मुड़ा। अपना मुंह खोलकर और मुस्कुराकर जियोयान अपने चेहरे पर खुशी नहीं छिपा सका। 1 वर्ष के समय के बाद अंततः उन्हें एक सच्चे डूशी के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने सफलता पाने के लिए इतना प्रयास और पसीना बहाया था कि वह तितली के कोकून से बाहर निकलने जैसा था। डूशे बनने का मतलब था कि जियोयान ने उस वर्ग को छोड़ दिया था जिससे अधिकांश लोग संबंधित थे। यद्यपि डूशे वर्ग को अभी भी डुक्वी महाद्वीप में निम्न स्तर का माना जाता था, फिर भी इसे डूजे, जो सबसे निम्न श्रेणी का था, की तुलना में अधिक शक्तिशाली और उच्च श्रेणी का माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियोयान अभी भी युवा था और उसके पास खुद को मजबूत करने के लिए बहुत समय था। जियोयान ने अपनी मुट्ठी कस ली। एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसके शरीर के हर हिस्से में बह रही थी। आज तक जब उसने व्यक्तिगत रूप से डूशे कक्षा में कदम रखा, तब जाकर जियोयान को सही मायने में समझ में आया कि डूजे और डूशे के बीच कितना बड़ा अंतर था।
उस समय म्यूशे के साथ हुई लड़ाई को याद करते हुए वर्तमान जियो यान अपने दिल में खुशी मनाए बिना नहीं रह सका। यदि याओ लाओ ने उसे डी क्लास डू तकनीक नहीं सिखाई होती तो चाहे म्यूशे कैसे भी उछलता, उसे हराने में उसे बहुत कठिनाई होती, उसे मारना तो दूर की बात थी। अपनी जगह पर खड़े होकर जियोयान ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में बांध लिया। तुरंत ही उसके शरीर पर बैंगनी रंग की डूक्यू उभर आई। डूक्यूई के प्रकट होने के बाद वह अचानक थोड़ा पीछे हट गया। एक क्षण बाद ये धीरे धीरे जियाओयान के कपड़ों के बाहर जमा हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि रक्षात्मक डूक्यूई की एक परत बन गई। यह शायद जियाओयान द्वारा बैंगनी ज्वाला को निगलने के कारण था कि रक्षात्मक डूक्यूई के शीर्ष पर हल्की उठती हुई बैंगनी ज्वालाएं देखी जा सकती थीं। डूक्वी लबादा, जो डूशे का प्रतीक है, डूशे के सबसे व्यवहारिक कौशलों में से एक था। म्यूशे के साथ लड़ाई में जियोयान ने इसका अत्यधिक उपयोग देखा था। अतीत में जियोयान शायद डूक्यू लबादा निकाल सकता था, लेकिन वह अपने पूरे शरीर को इससे नहीं ढक सकता था जैसा कि वह अब करता है। इसके अलावा अतीत में जियाओयान ने जो डूक्यू क्लोक का इस्तेमाल किया था, उसका उसकी गति, रक्षा, हमले आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल डूशे बनने के बाद ही वह लबादा जिसे बुलाया गया था, युद्ध में सहायता करने की इन क्षमताओं से सुसज्जित होगा, कुछ ऐसा जिसे सभी डूजेस चाहते थे। शक्तिशाली दिखने वाले और सुंदर बैंगनी रंग के अग्नि लबादे को देखकर जियोयान का चेहरा खुशी से भर गया और उसने कुछ तेज घूंसे मारे जिससे एक भयंकर हवा बन गई। पहले से प्राकृतिक ऊर्जा की सफाई और मजबूती के बाद वर्तमान में वह अपनी मुट्ठी से केवल अपनी ताकत से ही तीखी चुभने वाली ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। उत्साहित जियाओयान को देखते हुए, जो लगातार डूशी की ताकत का परीक्षण कर रहा था, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उन्होंने जियोयान के शांत होने का इंतजार किया और फिर पूछा, देखो कि क्या लौ मंत्र विकसित हुआ है? ये कौन सा स्तर है, मध्यम या उच्च स्तर? याओ लाओ के प्रश्न ने जियोयान को अपने तेज घूंसे रोकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसका मन उसके शरीर में उतर गया। जियोयान का मन उसके शरीर में उतरने के बाद जल्दी से निचले पेट में आ गया जहां उसका दांतयान था। इस समय मूल रूप से बड़ा पीला भंवर पूरी तरह से बैंगनी रंग के भंवर में बदल गया था, जो कि जियोयान की हथेली से भी छोटा था। उसका मन उस छोटे बैंगनी रंग के भंवर पर घूम गया और अचानक उसे एहसास हुआ कि उस भंवर में बैंगनी रंग के तरल की 10 से अधिक बूंदें धीरे धीरे बह रही थीं। बैंगनी रंग के तरल की ये बूंदें भंवर के सर्पिलाकार रूप का अनुसरण कर रही थीं, जैसे झील में छोटी मछलियां। जियोयान का मन उत्सुकता से बैंगनी रंग के भंवर में प्रवेश कर गया और चुपके से बैंगनी रंग के तरल की एक छोटी बूंद को घेर लिया। एक पल के लिए इसे महसूस करने के बाद जियोयान के दिल में एक अप्रतिबंधित खुशी उभरी। उसने महसूस किया कि बैंगनी रंग के तरल की इन छोटी बूंदों के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी। बैंगनी रंग के तरल के रहस्य को समझते हुए जियोयान का दिल एक बार फिर डूशे और डूजे के बीच के विशाल अंतर को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो गया। उसने तुरंत ही भावुक होकर आह भरी। डूजे का भंवर एक गुब्बारे की तरह था, जबकि डूक्यू उस हवा की तरह था जो गुब्बारे के भीतर थी। इस गुब्बारे का एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो इसका अपना था, और जब इसमें मौजूद डूक्यूई उस बिंदु पर पहुंच गया जहां ये भर गया था, तो इसमें अतिरिक्त डूक्यूई नहीं रह गई। यदि कोई बलपूर्वक इसे और अंदर धकेलना चाहे तो भंवर गुब्बारे की तरह फट जाएगा और जोरदार धमाके के साथ फट जाएगा। डूजे से डूशे में पदोन्नति करते समय सबसे बड़ा लाभ यह था कि गुब्बारे में भरी हुई डूक्यूई में परिवर्तन होगा तथा वह तरल ऊर्जा की बूंदों में बदल जाएगी, जिनमें साधारण डूक्यूई की तुलना में कहीं अधिक सघन, अधिक जटिल तथा अधिक शुद्ध ऊर्जा होगी। एक बार जब डूक्यूई में परिवर्तन हो गया तो गुब्बारे में निहित डूक्यूई की गुणवत्ता और मात्रा में तुरंत काफी वृद्धि हो गई। इसलिए इस विशाल डूक्यूई भंडारण के कारण डूशे स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। डूजे की तुलना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा उनकी डूक्यूई की श्रेणी और शुद्धता के संबंध में वे पूरी तरह से अलग थे। जियोयान का मन धीरे धीरे भंवर से बाहर निकल गया। पहले की जांच के बाद जियोयान ये समझ सकता था कि इन तरल बूंदों के नाखून के आकार के होने के बावजूद तरल ऊर्जा की इन छोटी बूंदों में से एक को बनाने के लिए डूशे बनने से पहले उसके हल्के पीले डूक्यूई के 1/3 की आवश्यकता होगी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि इस एक छोटी सी बूंद में किस प्रकार की ऊर्जा निहित थी। जैसे ही उसने धीरे धीरे घूमते भंवर को देखा, जियोयान का दिमाग थोड़ा हिल गया। बैंगनी रंग के डूक्यूई के धागे तुरंत बाहर निकल आए और लौ मंत्र क्यूई विधि द्वारा निर्धारित क्यूई पथों के माध्यम से बहने लगे। पूर्व निर्धारित क्यूई पथों में डूक्यूई के प्रवाह का अनुसरण करते हुए जियोयान बाहरी दुनिया में आसपास की हवा से आग के प्रकार की ऊर्जा के असंख्य धागों को महसूस कर सकता था, जो जियोयान की त्वचा को भेदते हुए उसके क्यूई पथों में प्रवेश कर रहे थे। फिर बैंगनी रंग का डूक्यू उन्हें ले जाएगा और क्यू विधि का एक संपूर्ण चक्र पूरा करेगा।
क्यूई विधि का एक चक्र पूरा करने के बाद जियोयान महसूस कर सकता था कि भंवर से निकले डू क्यूई के धागे कुछ मिनट पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और अधिक समृद्ध थे। एक चक्र पूरा होने पर डू क्यूई जो अधिक शक्तिशाली हो गया था, एक बार फिर भंवर में प्रवेश कर गया। ऐसा होते ही जियोयान का शरीर थोड़ा कांप उठा। अंततः उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और याओ लाओ के चेहरे को देखा जो प्रत्याशा से भरा हुआ था। उसने अनायास ही अपने कंधे उचका दिए और असहाय होकर बोला, हुआन क्लास मिडिल लेवल। ये केवल एक स्तर तक ही विकसित हुआ है। हुआन क्लास मध्य स्तर। हाँ, यह अपेक्षित था। जियोयान की बातें सुनकर याओ लाओ को कोई निराशा महसूस नहीं हुई। उसने अपने सामने उदास चेहरे को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इस क्यूई विधि के विकास के लिए स्वर्गीय ज्वाला की विशाल ऊर्जा की आवश्यकता है। शुरू से ही ये पर्पल फ्लेम आवश्यकता को पूरा नहीं करता था। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि इसने क्यूई विधि को मुश्किल से एक स्तर तक विकसित किया है। इसके अलावा ज्वाला मंत्र की विशिष्टता पर भरोसा करके केवल मध्य हुआंग स्तर की क्यूई विधि अन्य उच्च हुआंग क्यूई विधियों से नहीं हारती है। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। ये सुनकर जियोयान केवल एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सका। यद्यपि वह जानता था कि यह असंभव है, फिर भी उसका हृदय किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा कर रहा था। हो सकता है कि क्यूई विधि सीधे जुबान श्रेणी की क्यूई विधि में परिवर्तित हो जाए। हालांकि देखने में यह चमत्कार थोड़ा काल्पनिक लग रहा था। उफ, स्वर्गीय ज्वाला पर्पल फ्लेम को निगलने से मुझे पहले ही बहुत पीड़ा हो चुकी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत उल्लेखनीय नहीं है। अगर मैं सचमुच किसी स्वर्गीय ज्वाला से मिल जाऊं तो ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसे निगल जाएगा। जियोयान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। हालांकि जियाओयान ने कभी भी स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति का व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह यह महसूस कर सकता था कि याओ लाओ की वह भयावह सफेद रंग की ज्वाला कितनी भयावह थी जब वह दवा को परिष्कृत कर रहा था। पूरी ताकत से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने अपने दिल की थोड़ी सी उदासीनता को एक तरफ फेंक दिया। चाहे जो भी कहा गया हो, उनकी क्यूई विधि विकसित हो चुकी थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी बहुत समय था। एक समय में एक कदम उठाते हुए जियोयान का मानना था कि एक दिन वह एक वास्तविक स्वर्गीय ज्वाला को निगलने में सक्षम होगा और ज्वाला मंत्र को तियान श्रेणी की क्यू विधि में विकसित करेगा जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। ये देखकर कि जियोयान धीरे धीरे अपनी उदास स्थिति से उबर रहा था, याओ लाओ मुस्कुराया। चूंकि आप पहले से ही डूशे बन चुके हैं, इसलिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में हमारा प्रशिक्षण जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं। मैं इन टूटे हुए पहाड़ों को देखकर थोड़ा परेशान हो रहा हूं। हाँ, कल हम चलेंगे। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और जोर से सोचा, अगर हम यहाँ बिताए समय को गिनते हैं तो 3 साल के समझौते के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाने से पहले केवल 8 महीने का समय बचा है। ये सुनकर जियोयान का शरीर कांप उठा और उसकी नज़र गुफा के बाहर के स्थान पर चली गई। काफी देर बाद उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह अब किस स्तर पर है। हे आप आराम कर सकते हो। शेष समय में मैं आपको दोष बनने में मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोष स्तर के भीतर कुछ सितारों द्वारा पदोन्नत किया जाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, याओ लाओ ने विनम्रता से कहा। जब उनके शब्द इस बिंदु पर पहुंचे तो एक क्षण के विराम के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा भले ही कोई अप्रत्याशित कारण हो जिससे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई हो कि वह आपसे कहीं अधिक हो, तो आपको विश्वास रखना चाहिए कि मेरा ये बुरा शरीर घमंड नहीं करेगा। इस जियामा साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं। भले ही वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नेता यूनयून था जिसकी ताकत जियामा साम्राज्य में शीर्ष 3 में शुमार है। हाँ, मुझे टीचर की ताकत पर कभी शक नहीं हुआ। यदि आप कहेंगे कि यह संभव है तो मैं स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास करूंगा। उसे शांत करने का आश्वासन दिए जाने पर जियोयान को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और उसने याओ लाओ का पक्ष लिया। जियाओयान के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान को घमंडी नजर से देखते हुए याओ लाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कल हम मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला छोड़ देंगे। हमारा अगला पड़ाव जियामा साम्राज्य की सीमा पर स्थित विशाल टैगे रेगिस्तान है। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि वहां प्रशिक्षण मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की तुलना में कहीं अधिक कठिन और खतरनाक होगा। तुम्हें इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए। टैगर रेगिस्तान, मेरे 2 बड़े भाई उसी इलाके के आसपास रहते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं अपने रास्ते पर भी नजर डाल सकता हूं। अपना मुंह खोलकर और मुस्कुराते हुए जियोयान ने अपनी छाती थपथपाई और याओ लाओ से कहा, जब तक मैं बिना किसी प्रतिकूल दुष्प्रभाव के खुद को तेजी से मजबूत कर सकता हूं, आप मुझे कोई भी कठिन प्रशिक्षण दे सकते हैं। हाँ, क्या दृढ़ इच्छा शक्ति है। याओ लाओ हंसे और उनकी आंखों के कोनों में बुरी नीयत उभर आई जब उन्होंने जियाओयान की ओर देखा। मुझे आशा है कि जब वह समय आएगा तो आप पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उस समय तक अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पीछे धकेल दूंगा।
अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जियोयान चतुराई से चुप रहा। ठीक है, वापस जाओ और आराम करो, कल सुबह हम निकलेंगे। जैसे ही याओ लाओ रिंग में लौटने वाला था, उसका शरीर अचानक हिल गया। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उन्होंने कहा, उस समय मैं टैगर रेगिस्तान गया था क्योंकि मैंने सुना था कि विशाल रेगिस्तान में एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला छिपी हुई है। दुर्भाग्यवश मैं इसे ढूंढने में सफल नहीं हो सका। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको यह मौका मिल सकता है। ये बात कहने के बाद याओ लाओ ने जियोयान की चमकती आंखों को देखने की जहमत नहीं उठाई। उसका शरीर लहराया और वह रिंग में प्रवेश कर गया। स्वर्गीय ज्वाला अपनी मुट्ठी को कुछ उत्तेजित तरीके से कसते हुए जियोयान मुड़ा और गुफा से बाहर चला गया। बैंगनी ज्वाला की शक्ति का परीक्षण करने के बाद और भी अधिक क्रूर और डरावनी स्वर्गीय ज्वाला के लिए उसकी भूख भी बढ़ गई थी। मुझे ये जरूर चाहिए। युवक की दृढ़ मृदु आवाज, जिसमें थोड़ा सा लालच छिपा था, गुफा के भीतर तक गूंज उठी। पहाड़ की गुफा से बाहर छलांग लगाने के बाद जियोयान की निगाह घाटी के चारों ओर घूम गई। इस समय छोटे से फूस के घर के अंदर का दीपक अभी भी जल रहा था। भूसे के घर के बाहर एक सौम्य और सुंदर आकृति जो सफेद पोशाक पहने हुए थी, एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी। दरवाजे के सहारे टिकी हुई तथा अपने पीछे जलती हुई आग से प्रकाश प्राप्त करती हुई आकृति का सिर नीचे झुका हुआ था तथा वह अपने हाथ में रखे 7 रंगों वाले स्क्रॉल में तल्लीन थी। कुछ ही दूरी पर से कदमों की आवाज सुनकर परी डॉक्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अपनी नजरें स्क्रॉल से हटा लीं। उसने युवक को चांदनी रात में धीरे धीरे चलते हुए देखा और मुस्कुराए बिना न रह सकी, क्या तुम अपने प्रशिक्षण में सफल हो गए हो? घर में अभी भी कुछ गर्म खाना है। ये गर्म और नर्म आवाज सुनकर जियोयान का दिल थोड़ा द्रवित हो गया। इन शब्दों और इस दृश्य से परी डॉक्टर एक युवा पत्नी की तरह प्रतीत हुई जो एक लंबे दिन के बाद अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। मृदु एवं कोमल आवाज में चिंता और उम्मीद निहित थी। जैसे जैसे जियोयान उसके पास आया, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति और अधिक कोमल होती गई। वह परी डॉक्टर के पास बैठ गया, उसके हाथ में रखी 7 रंगों वाली विश्व पुस्तक पर नजर डाली और उसके सुंदर चेहरे पर अपनी नजर घुमाई। कुछ क्षण बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ पता चल गया हो और वह भौंचक्का रह गया। एक असहाय और कोमल आह भरते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और थोड़ा सा काला पाउडर रगड़ दिया, जिसे परी डॉक्टर के नम छोटे लाल मुंह के किनारे से पहचानना मुश्किल था। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। परी डॉक्टर के रूप को देखकर यह स्पष्ट था कि उसने प्रशिक्षण के दौरान जहर खा लिया था। जियोयान की हरकत को देखते हुए परी डॉक्टर का सुंदर चेहरा सबसे पहले लाल हो गया। इसके तुरंत बाद उसने जियोयान के हाथ पर थोड़ा सा काला पाउडर देखा और तुरंत कायरतापूर्ण तरीके से अपनी आंखें फेर लीं। थोड़ी देर बाद उसने जल्दी से एक सफेद रंग का रुमाल निकाला और ध्यान से जियोयान की उंगली पर लगा सारा काला पाउडर पोंछ दिया। मुझे शायद कल जाना पड़ेगा, जियोयान ने अचानक कहा जब उसने परी डॉक्टर को जहर का पाउडर पोंछते देखा। जो हाथ रगड़ रहा था वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। कुछ क्षण बाद परी डॉक्टर में सौम्यता लौट आए और उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, इतने लंबे समय तक यहाँ रुकने के बाद अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। यहाँ से जाने के बाद तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? कुछ देर तक खामोशी का माहौल कायम रहा, फिर जियोयान के सवाल ने उसे तोड़ा। मुझे लगता है कि शायद मैं जियामा साम्राज्य छोड़ने के बाद चुयू साम्राज्य जाऊंगा और वहां एक नजर डालूंगा। फिर मैं डुक्वी महाद्वीप में घूमूंगा, परी डॉक्टर ने जोरदार मुस्कान के साथ कहा। चुयून साम्राज्य, जियोयान ने अपने दिल में फुसफुसाया और एक बार फिर फूट फूट कर हंसा। हालांकि वह उस साम्राज्य में कभी नहीं गया था, फिर भी उसने चुयून साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी सुनी थी। उस साम्राज्य में विश्वामियों की संख्या किसी भी अन्य साम्राज्य से अधिक थी। मैं प्रशिक्षण के लिए टैगर रेगिस्तान जाऊंगा। वह स्थान जियामा साम्राज्य की सीमा के पूर्व में है, जबकि चुयून साम्राज्य जियामा साम्राज्य के पश्चिम में स्थित है। इसलिए कल जाने के बाद हमें अलग होना पड़ेगा। जियोयान ने अपना माथा रगड़ते हुए और सिर उठाकर तारों को घूरते हुए कहा। ओह, परी डॉक्टर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जाहिर है कि वह उदास थी। उसने धीरे से कहा, मुझे आशा है कि तुम अपना ध्यान रखोगे। कल जब हम अलग हो जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि हम एक दूसरे को फिर कब देखेंगे। शायद भविष्य में मैं कभी वापस न आऊं। लेकिन यह निश्चित नहीं है। अगर मैं उस स्थिति तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं जहां हर कोई मुझसे नाराज और डर जाएगा, मैं इस छोटी सी घाटी में वापस आऊंगा और इस दुखद विष शरीर के अंत की प्रतीक्षा करूंगा। परी डॉक्टर के कुछ हद तक हताश चिकने चेहरे का सामना करते हुए जियोयान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, कुछ कहना चाहता था। हालांकि कोई शब्द नहीं निकला। आखिरकार याओ लाओ के अनुसार उस समय जिस महिला के पास दुखद विष शरीर था, उसने ऐसे चौंकाने वाले और विनाशकारी काम किए थे।
काफी देर तक चुप रहने के बाद जियोयान केवल हल्के से उसके कंधों को थपथपा सका और उसे यह कहकर सांत्वना दे सका कि ऐसा नहीं होगा। एक परिपक्व दुखद विष शरीर वास्तव में डरावना है, लेकिन जब तक आप स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं और क्रोध के क्षण में सैकड़ों हजारों लोगों को नहीं मार सकते, तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो मूर्खतापूर्ण तरीके से आकर आपको उकसाएगा। परी डॉक्टर जोर से हंस पड़ी और अपना सिर हल्का सा हिलाया। हालांकि वह चुप रही। उसने जियोयान को यह नहीं बताया कि एक बार दुखद विष शरीर परिपक्व हो जाने पर शरीर में जमा हुआ विष कभी कभी मालिक को पागल कर देगा। जब वह उस तरह की स्थिति में थी तो परी डॉक्टर ने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वह कोई डरावनी चीज नहीं करेगी। धीरे से अपना सिर हिलाते हुए परी डॉक्टर ने कुछ देर तक चुपचाप सोचा, फिर वह अचानक खड़ी हो गई और जियोयान की हैरान निगाहों के नीचे पुआल के घर में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने सावधानीपूर्वक पैक किया हुआ एक पाउच और एक छोटी जेड बोतल निकाली। यहाँ जो चीज है उसे फॉलिंग सोल पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से जहर नहीं है। यह ऐसी चीज है जो मुझे 7 रंगों वाली जहर की किताब में मिली और यह उच्चतम श्रेणी का औषधीय पाउडर है जिसे मैं वर्तमान में बना सकता हूँ। थैली को हिलाते हुए परी डॉक्टर मुस्कुराए और बोली, इस फॉलिंग सोल पाउडर से ऐसी गंध निकलती है जो आंखों में जलन पैदा करती है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ विशेष चीजें भी जोड़ी हैं। यदि भविष्य में आपकी मुलाकात किसी ऐसे मजबूत व्यक्ति से होती है जिसे आप संभाल नहीं सकते तो आप उसका गुस्सा दूसरे पक्ष पर निकाल सकते हैं। यदि वह अचानक पकड़ा जाता है, भले ही दूसरा व्यक्ति दादोशे हो, तो उससे निकलने वाली तीखी गंध के कारण वह अस्थायी रूप से अपनी आंखें बंद कर लेगा। इस दौरान भागने का मौका मिल सकता है। उत्सुकता से थैली प्राप्त करते हुए जियोयान ने इसे खोलने का इरादा किया था जब परी डॉक्टर ने जल्दी से उसे रोक दिया। साथ ही उसने जेड की बोतल उसके हाथ में थमा दी और गुस्से से बोली, ये जहर दुश्मन और उपयोगकर्ता में फर्क नहीं करता। जब आप इसका उपयोग करें तो मेरे द्वारा बनाई गई मारक औषधि का सेवन करना सबसे अच्छा होगा। अन्यथा आपकी दृष्टि की शक्ति भी अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी, जिससे आप कुछ समय के लिए अंधे हो जाएंगे। शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींचते हुए जियोयान ने सावधानी से दोनों चीजें रख लीं। भविष्य में उसे सचमुच इनका उपयोग करना पड़ सकता है। जियोयान को चीजें सौंपने के बाद परी डॉक्टर ने एक और जेड बोतल निकाली, उसे जियोयान की ओर फेंक दिया और कहा, टैगर रेगिस्तान में मेडुसा सांप लोगों का क्षेत्र है। वे सांप के जहर का इस्तेमाल करने में विशेषज्ञ हैं। यह एक मारक गोली है जो मैंने बनाई है। ये सांप के जहर का पूरी तरह से प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन ये कमजोर सांप लोगों के जहर को आसानी से दूर कर सकता है। जेड की बोतल को सहलाते हुए, जिसमें अभी भी थोड़ी गर्मी थी, जियोयान मंद मंद मुस्कुराया। यद्यपि यह मारक गोली उसके जैसे किमियागर के लिए वास्तव में उपयोगी नहीं थी, पर परी डॉक्टर के विचार ने उसे थोड़ा भावुक कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें मेरे पास हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए मेरा शोषण करने की कोशिश मत करो। अपना हाथ हिलाते हुए परी डॉक्टर ने शरारती ढंग से जियोयान से कहा। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अंगूठी पर रगड़ा और उसकी हथेली में एक छोटी सी जेड बोतल उभर आई। जेड की बोतल में 7 एनर्जी रिकवरी पिल्स थीं, जो उनके प्रशिक्षण से बची हुई थीं। अपने हाथ में जेड की बोतल उठाते हुए जियोयान ने परी डॉक्टर की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराया, मुझे लगता है कि आपने किंगशान टाउन में असली औषधीय गोली नहीं देखी है ना? ये सुनकर परी डॉक्टर की चमकीली आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसने जियाओयान के हाथ में जेड की बोतल को गौर से देखा और चौंकते हुए पूछा, क्या इसमें औषधीय गोलियां हैं? आह हाँ, यह अब तुम्हारा है। जियोयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे परी डॉक्टर की ओर फेंक दिया। बाद वाले ने तुरंत और सावधानी से उसे पकड़ लिया। थोड़ा और सावधान रहो, अगर आप इसे तोड़ दें तो क्या होगा? छोटी जेड बोतल को पकड़ने के बाद परी डॉक्टर ने गुस्से से जियोयान को तिरस्कार भरी नजर से देखा। इसके बाद उसने जल्दी से बोतल खोली और उसमें से एक गहरे हरे रंग की गोल और चिकनी गोली निकाली। इसे अपनी सुंदर नाक के नीचे रखकर सूंघने पर इसकी ताज़ा औषधीय सुगंध से परी डॉक्टर नशे में भी हो गई और उदास भी। इस तरह की गंध वह कई वर्षों से चाहती थी। दुर्भाग्यवश वह केवल जहर की हल्की गंध ही सूंघ पाए। क्या ये कोई औषधीय गोली है? वास्तव में मैं औषधीय अवयवों को एक साथ मिलाने के लिए सामान्य आंच का उपयोग करके जो दवा बनाता हूं, उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। गोल और चिकनी सतह और उसकी चमक को देखकर परी डॉक्टर ने असहाय होकर आह भरी और कहा, ठीक है, मेरा इरादा आपको औषधीय गोली देकर हतोत्साहित करना नहीं है। इस औषधीय गोली का नाम एनर्जी रिकवरी पिल है। यह आपके शरीर में खर्च हुए डीक्यूई को तेजी से पुनः प्राप्त कर सकता है। एनर्जी रिकवरी पिल की मदद से दूसरों के साथ झगड़े के दौरान आप काफी ताकत बचा सकते हैं। परी डॉक्टर के आत्मा दयापूर्ण तरीके को देखकर जियोयान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप म्यूशे के साथ लड़ाई के दौरान इतने लंबे समय तक टिके रहे। यह इस खजाने की वजह से था, परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने जेड की बोतल अपने पास रख ली। जियोयान मुस्कुराया लेकिन इस मुद्दे पर बहस शुरू नहीं की। वह दरवाजे के सहारे झुक गया और चुपचाप अपना सिर उठाकर तारों से भरे आकाश को देखने लगा। शांत वातावरण से प्रभावित होकर परी डॉक्टर भी शांत हो गई थी। उसकी बांह उसकी लंबी टांगों के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसकी चमकीली आंखें आसमान में तारों के साथ चुपके से झपक रही थीं। मनमोहक चांदनी के नीचे एक पुरुष और एक महिला चुपचाप रात के आकाश को देखते रहे, जब तक कि आकाश में चांद धीरे धीरे धुंधला नहीं हो गया। नींद में डूबा ये जोड़ा एक दूसरे से लिपट गया और दरवाजे की चौखट से टिक गया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब जियोयान धीरे धीरे अपनी नींद से जागा तो उसने खुद को अनजाने में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। अपना सिर झुकाकर वह उसे खाली कमरे में ले गया। उसने अपना सिर हिलाया, अपने मन से नींद को बाहर निकाला और छोटे से घर से बाहर जाने से पहले उठकर बैठ गया। एक बार जब वह घर से बाहर निकला तो जियोयान ने पाया कि ब्लू ईगल धीरे धीरे छोटी घाटी के आकाश में तैर रहा था। उसकी ऊंची और स्पष्ट चील की आवाज गूंजती रही, मानो नीला चील ये घोषणा कर रहा हो कि वह आज इस स्थान को छोड़कर जा रहा है। क्या तुम जाग रहे हो? जैसे ही जियोयान उम्मीद से इधर उधर देखने वाला था, अचानक उसके बाईं ओर से एक स्पष्ट महिला की आवाज सुनाई दी। अपना सिर घुमाकर जियोयान ने परी डॉक्टर की ओर देखा जो औषधीय सामग्री की एक पूरी टोकरी ले जा रहा था और वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक भंडारण अंगूठी निकाली जो उसने अपने भूतान शहर से प्राप्त की थी। वह 2 कदम आगे बढ़ा, परी डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उसे उसके ऊपर रख दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इसे एक विदाई उपहार समझो। इससे आपको अपनी औषधीय सामग्री को स्टोर करने में सुविधा होगी। अपने हाथ की अंगूठी से खेलते हुए परी डॉक्टर मुस्कुराए। हालांकि वह जानती थी कि यह चीज कुछ महंगी है, फिर भी उसने इसे अस्वीकार नहीं किया। उसने 7 रंगों वाली विष पुस्तक और अन्य चीजें भंडारण रिंग में रखने से पहले सावधानीपूर्वक एक एक करके औषधीय सामग्री को भंडारण रिंग में रखा। अपना सिर उठाते हुए उसने फीकी, कोमल आवाज में जियोयान से कहा, क्या तुम कुछ औषधीय सामग्री तैयार नहीं करने जा रहे हो? आपके यहाँ से चले जाने के बाद ऐसी अच्छी जगह पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुझे जो चाहिए था वो मैंने 2 दिन पहले ही तैयार कर लिया था। जियोयान ने गर्व से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। परी डॉक्टर की सुंदर आंखें जियोयान की शानदार मुस्कान को घूर रही थीं और उसने अपनी नाक ऊपर उठा ली। एक आह भरते हुए उसने बांस की सीटी को अपने छोटे, नम लाल मुंह के पास रखा और धीरे से फूंका, जिससे एक हल्की ध्वनि निकली जो आसमान तक पहुंची। यह आवाज सुनकर आकाश में मौजूद नीला चील तुरंत नीचे की ओर चक्कर लगाने लगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर पौधों पर इतना दबाव डाला कि वे जमीन पर रेंगने को मजबूर हो गए। चल दर, यह आखिरी बार है जब हम एक साथ यात्रा करेंगे, परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने कोमल सुंदर शरीर को जियोयान पर रख दिया। मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी बेहद नाजुक दिखने वाली विलो कमर को पकड़ लिया। उसने जमीन से धक्का देकर उनके शरीर को ऊपर उठाया और अंततः दृढ़तापूर्वक और स्थिर होकर ब्लू ईगल की पीठ पर उतरा। चील की पीठ पर खड़े होकर जियोयान ने घाटी में सिकुड़ते हुए पुआल के घर को देखा और धीरे से आह भरी। वह बुदबुदाया, अलविदा। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की पूर्वी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जियोयान ने अपना सिर उठाया और नीले चील को आकाश में चक्कर लगाते हुए देखा। उसने बाज की पीठ पर शान से खड़ी सफेद कपड़े पहने महिला की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, परी डॉक्टर, हम यहीं विदा होंगे। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, जियोयान। परी डॉक्टर ने अपना सिर नीचे किया और पहाड़ पर बैठे युवक को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कान में कुछ दुख था, लेकिन हाथ हिलाने के बाद वह रुकी नहीं। उसने ब्लू ईगल को निर्देशित किया और एक स्पष्ट ईगल चीख के साथ पश्चिमी आकाश की ओर उड़ने से पहले अपने शरीर को समायोजित किया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जियोयान की निगाहें उस धुंधली नीली छाया को तब तक दूर भेजती रहीं जब तक कि वह क्षितिज में गायब नहीं हो गई। इसके बाद उसने धीरे से सांस ली। इस अलगाव के बाद ये बताना कठिन था कि उन्हें एक दूसरे से दोबारा मिलने के लिए कितना इंतजार करना होगा। इसके अलावा जब वे दोबारा एक दूसरे से मिले तो शायद उनके बीच सब कुछ काफी बदल चुका था। जियोयान का चेहरा थोड़ा अकेला था। हालांकि एक क्षण बाद जियोयान ने अपना सिर हिलाया और अपने विचार त्याग दिए। जियोयान काफी देर तक शिखर पर खड़ा रहा, अपनी भावनाओं के शांत होने का इंतजार करता रहा। फिर वह मुड़ा और अपनी पीठ पर बड़े भारी जुबान शासक के साथ पहाड़ के आधार की ओर चल दिया। जिस स्थान पर जियोयान वर्तमान में था वह किंगशान कस्बे की सीमा के भीतर नहीं था। आखिरकार मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के पास ये छोटे शहर दुर्लभ नहीं थे।
वर्तमान में जो शहर जियाओयान के सबसे निकट स्थित था, वह जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत में स्थित एक विशाल शहर था। इसका आकार भूतान शहर की तुलना में बहुत अधिक भव्य था। यदि इसकी सैन्य शक्ति की बात की जाए तो यह शहर जियामा साम्राज्य के सभी बड़े शहरों की तुलना में सबसे मजबूत था। जियोयान ने पहले ब्लैक रॉक सिटी जाने की योजना बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल बड़े आकार के शहरों को ही साम्राज्य द्वारा आम लोगों के उपयोग के लिए उड़ान परिवहन बेड़ा आवंटित किया जाता था। आखिरकार मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज और पूर्वी सीमा एक दूसरे से बहुत दूर थे। यदि जियाओयान यहां आए तो उसे कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं। हालांकि जियाओयान के पास फिलहाल समय बर्बाद करने का समय नहीं था। इस प्रकार उसे साम्राज्य की सीमा की ओर उड़ान परिवहन बेड़े में से एक को लेने के लिए ब्लैक रॉक सिटी की ओर जाना होगा। बेशक जियोयान भी वहां उड़ान भरने के लिए सीधे बैंगनी बादल पंखों का उपयोग कर सकता था। हालांकि हाल ही में डूश स्तर पर पदोन्नति के बाद भी उसके लिए जियामा साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से को पार करना थोड़ा असंभव था। इसके अलावा यदि वह उड़ने के लिए बैंगनी बादल पंखों का उपयोग करता तो लोगों द्वारा उसे आसानी से देखा जा सकता था। जियामा साम्राज्य इतना विशाल था कि उसमें कई शक्तिशाली लोग छिपे हुए थे। वह स्वयं को अनावश्यक परेशानी में नहीं डालना चाहता था। परेशानी से बचने का कारण यह था कि इसमें बहुत अधिक समय लगता था। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, जिस चीज की उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी वह था समय। शिखर से उतरने के बाद जियाओयान एक छोटे से शहर में पहुंचा। उन्होंने कुछ देर आराम किया, फिर सबसे तेज गाड़ी किराए पर ली और सबसे तेज गति से बिना रुके ब्लैक रॉक सिटी की ओर दौड़ पड़े। यद्यपि यह शहर ब्लैक रॉक सिटी के सबसे नजदीक था, फिर भी घोड़ागाड़ी को शहर की विशाल रूपरेखा को देखने में जियाओयान को दोपहर का अधिकांश समय लग गया। घोड़ागाड़ी पर खड़े होकर जियोयान ने विशाल शहर को देखा जो डूबते सूरज के नीचे एक मंद लाल रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, और उसने एक हल्की आह भरी। जैसे जैसे घोड़ागाड़ी करीब आती गई, जियोयान को एहसास हुआ कि विशाल शहर की दीवारें वास्तव में बड़े करीने से व्यवस्थित ब्लैक रॉक के कई ब्लॉकों से बनाई गई थीं। घोड़ागाड़ी के बूढ़े चालक के अनुसार शहर की दीवारें 2 डू-वांग की संयुक्त ताकत के जबरदस्त हमले को बिना हिले डुले झेल गई थीं। इससे ये समझा जा सकता है कि दीवारों की सुरक्षा कितनी मजबूत थी। शहर के द्वार पर घोड़ागाड़ी का कर चुकाने के बाद उसे सफलतापूर्वक अंदर जाने दिया गया। घोड़ागाड़ी शहर की दीवार के पार एक अंधेरी सुरंग से गुजरी। एक क्षण बाद जियोयान की दृष्टि खुली और स्पष्ट थी, जबकि लोगों की शोर भरी आवाजें सभी दिशाओं से जियोयान के कानों में आ रही थीं। तैयार न होने के कारण जियोयान का सिर थोड़ा फूल गया। बूढ़े आदमी की मुस्कुराती निगाहों के नीचे गाड़ी से बाहर निकलते समय जियोयान का सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था। उसने किराया चुकाया और घोड़ागाड़ी को इधर उधर जाते हुए देखा। सड़क पर शून्य भाव से खड़े होकर जियोयान ने आसपास की भीड़ को देखा। घाटी की शांति का आदी हो जाने के कारण जियोयान को अचानक पता चला कि वह नहीं जानता था कि क्या करना है। सबसे पहले रात के लिए जगह ढूंढो। मुझे यकीन नहीं है कि इस ब्लैक रॉक सिटी में कोई अल्केमिस्ट एसोसिएशन है या नहीं। अगर ऐसा है तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप जाकर परीक्षा दें और देखें कि क्या आप टियर 2 ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। याओ लाओ की आवाज अचानक जियोयान के दिल में गूंज उठी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाओ। जियाओयान ने स्तब्ध स्वर में पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान उजागर कर दूंगा? ये सुनकर याओ लाओ कुछ अवाक रह गया। काफी देर बाद उसने इस अंदाज में कहा कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी कीमियागर की पहचान छुपाओ, है ना? तुम ही हो जो छिपने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूं कि आप कम चर्चा में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक कीमियागर की सबसे डरावनी बात सिर्फ यह नहीं है कि वे औषधीय गोलियां बना सकते हैं, बल्कि बात यह है कि उनके पास एक विशाल नेटवर्क है और उन्होंने इसे बनाया भी है। आखिरकार ऐसे कई मजबूत लोग हैं जिन्हें औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती है। जब उन्हें इन गोलियों की आवश्यकता होती है तो उन्हें मदद के लिए एक कीमियागर की आवश्यकता होती है। एक बार जब ताकतवर लोग कीमियागरों का एहसान मान लेते हैं, तो क्या ये ताकतवर लोग भविष्य में कीमियागरों के सामने आने वाली किसी भी मुसीबत में सबसे अच्छे योद्धा नहीं होंगे? उस समय ऐसा समय आया जब कोई मुझसे बदला लेने आया था। दूसरे पक्ष में 1 डू जोंग, 3 डू हुआंग और 5 डू वांग थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और अचानक इस बिंदु पर रुक गए। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कट जाने के बाद जियोयान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था और पूछ सकता था, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैंने आध्यात्मिक संचार का सहारा लिया। ओह, ये कुछ ऐसा है जो आपको भविष्य में पता चलेगा। आगे क्या हुआ? 3 डू जोंग, 8 डू हुआंग, 12 डू वांग और 18 डू लिंग तथा अन्य लोग, जिनके बारे में मुझे याद नहीं है, आए थे। मेरा मानना है कि परिणाम की आप कल्पना कर सकते हैं।
याओ लाओ, जो मुस्कुराते हुए बोले, जियो यान के कदम अचानक ठिठक गए। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और ठंडी हवा में सांस ली। 3 डू जोंग, 8 डू हुआंग, 12 डू वांग। इस तरह की भयावह लाइनअप को एक पूरे साम्राज्य को नष्ट करने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कीमियागरों के पास सचमुच इतनी बड़ी शक्ति थी? आह! इसलिए, यदि आप कभी कभी अपनी कीमियागर के रूप में पहचान उजागर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तर्क है। कल, मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ये जांचने जाऊंगा कि क्या मुझे टियर 2 अल्केमिस्ट के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। जियो यान अभी भी थोड़ा चकित था और अपना सिर खुजला रहा था। हालांकि, उन्होंने जल्द ही अपना सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर लिया। जियो यान एहसान के लिए भीख मांगने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए अगर उसे किसी मजबूत व्यक्ति से एहसान मांगने का अवसर मिलता, तो वह स्वाभाविक रूप से उस अवसर को लपक लेता। यदि ऐसा कोई अवसर न हो तो यह चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा, अगर आपके पास समय हो, तो यहाँ नीलामी घर पर जाकर एक नज़र डालिए। यदि कोई रैंक 3 मॉन्स्टर कोर है, तो उसे खरीदने की पूरी कोशिश करें। याओ लाओ ने एक बार फिर अपने विचार व्यक्त किए, हालांकि हमें किसी भी प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला नहीं मिली है, फिर भी हमें सभी तैयारी कदम उठाने चाहिए। अन्यथा, यदि आपको सौभाग्य से एक मिल भी जाए, तो आपको उसे खाने का अत्यंत दुर्लभ अवसर छोड़ना पड़ सकता है। एक रैंक 3 राक्षस कोर रक्तकमल गोली को परिष्कृत करने के लिए यही अंतिम सामग्री आवश्यक है ना? जियाओ यान ने धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए पूछा। उसकी नज़र इधर उधर आसपास की दुकानों पर घूम रही थी। हाँ, यदि आप दिव्य ज्वाला को निगलना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 3 अपरिहार्य चीजों की मदद की आवश्यकता होगी। ब्लड लोड स्पिल उनमें से एक है। रक्तकमल गोली एक आवश्यक वस्तु है जो आपको स्वर्गीय ज्वाला के निकट संपर्क में आने की अनुमति देती है। इसके संरक्षण के बिना, एक डुहुआंग भी स्वर्गीय ज्वाला के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं कर सकता, आप जैसे छोटे डूशी की तो बात ही छोड़िए। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन। यदि ब्लड लोड स्पिल आपके शरीर के बाहरी भाग की रक्षा के लिए है, तो यह आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन आपके शरीर के अंदरूनी भाग की रक्षा के लिए है। जब आप इसे परिष्कृत कर रहे होते हैं तो यह आपको स्वर्गीय ज्वाला के विनाशकारी तापमान से बचा सकता है, और आपको तब तक जलने से रोक सकता है जब तक कि कुछ विशेष न बचे। अंतिम वस्तु को स्वीकृति आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपके शरीर में एक विशेष स्थान बना सकती है जिसका उपयोग दिव्य ज्वाला को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आखिरकार, यदि आपने ज्वाला को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया है, तो एक स्वर्गीय ज्वाला की विनाशकारी क्षमता इस प्रकार के शून्य स्थान को छोड़कर आपके भंवर और शरीर सहित सब कुछ भस्म कर देगी। हालांकि, स्वीकार्य आत्मा बहुत दुर्लभ है। मैंने सुना है कि इसका स्टोरेज रिंग्स से भी कुछ संबंध है। स्वीकृति आत्मा केवल उच्चतम श्रेणी के भंडारण पत्थर के केंद्र में ही पाई जा सकती है, जो भंडारण रिंग बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम ग्रेड स्टोरेज स्टोन एक उच्च ग्रेड स्टोरेज रिंग को गलाने में आवश्यक कच्चा माल है, इसलिए इसकी दुर्लभता की कल्पना की जा सकती है। उच्च श्रेणी के स्वीकृति पत्थर में स्वीकृति आत्मा की उपस्थिति बहुत अधिक नहीं होती है। अब आपको स्वीकार्य आत्मा की दुर्लभता की सीमा का पता चल जाना चाहिए। जियो यान ने अपना मुंह खोला, उसका चेहरा बेजान था। काफी देर बाद, वह जोर से हंसा और अपना सिर हिलाया। आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन और एक्सेप्टेंस सोल दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं इसे कहाँ ढूंढने जाऊं? आपको स्वीकृति आत्मा के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय, जब मैं स्वर्गीय ज्वाला की खोज कर रहा था, संयोगवश मैंने थोड़ी अतिरिक्त तैयारी कर ली थी। इसलिए, एकमात्र चीज जिसकी आपके पास कमी है वह है आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन और रैंक 3 मॉन्स्टर कोर। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन कहाँ पा सकता हूँ? जियो यान ने सूखी हंसी हंसते हुए पूछा। एक बेहद ठंडी जगह या एक बेहद गर्म जगह? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये भी अत्यंत गर्म स्थान पर मौजूद है। क्या जब चरम सीमा पर धकेला जाता है तो चीजें विपरीत हो जाती हैं? जियो यान ने अपनी आंखें झपकाईं और आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। ये बिल्कुल यही सिद्धांत है। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप इसे किसी और के हाथों से या नीलामी घर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संभावनाएं उतनी अधिक नहीं हैं। आखिरकार, जब तक किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वह जान लेगा कि वह चीज अत्यंत दुर्लभ है। आमतौर पर, वे इसे आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते। यदि हम ये सब तैयार करने में विफल रहे, लेकिन सौभाग्य से हमें एक स्वर्गीय ज्वाला मिल जाती है, हम क्या करते हैं? जियाओ यान ने आंखें घुमाकर पूछा। फिर हम भागते हैं। चाहे वह कितनी भी मुश्किल से मिले, अवसर को छोड़ दें। इन 3 आवश्यक चीजों के बिना, यदि आप स्वर्गीय ज्वाला को छूते हैं तो आप मर जाएंगे।
याओ लाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के विनम्रता से कहा। क्या कोई विकल्प नहीं है? जियो यान ने असंतुष्ट स्वर में पूछा। वहाँ हैं। हालांकि अनगिनत प्रयोगों के बाद स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करते समय इन 3 चीजों को मैंने सबसे उपयुक्त सहायक वस्तुओं के रूप में चुना है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो, यदि आप कहें कि आपके पास एक तैयारी विधि है जो स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने में सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देगी, तो कई कीमियागर इसे प्राप्त करने के लिए एक चौंकाने वाली रकम खर्च करेंगे। याओ लाओ की आवाज में थोड़ा गर्व था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों कार्यों में उनकी ओर से वास्तव में काफी प्रयास किया गया था। सिर हिलाते हुए और कड़वी मुस्कान के साथ जियोयान के कदम एक विशाल और शानदार होटल के बाहर रुक गए। उन्होंने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं रैंक 3 मॉन्स्टर कोर और आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन पाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं उन्हें हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इस बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। अब हमें रात को जाकर आराम करना चाहिए। कल अल्केमिस्ट एसोसिएशन का दौरा करने के बाद हमें नीलामी घर पर भी जाना चाहिए। उम्मीद है हम निराश नहीं होंगे। दूसरे दिन जैसे ही सुबह की पहली रोशनी जमीन पर चमकी, जियाओ यान सराय से बाहर निकल गया। जाते समय उन्होंने शहर में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के स्थान के बारे में पूछताछ की। सुबह सुबह सड़क पर चलते हुए जियोयान को वह आश्चर्य और प्रशंसा याद आई जो सराय मालिक के चेहरे पर तब दिखी थी जब जियोयान उससे कीमियागर एसोसिएशन के स्थान के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसे मन ही मन ये बात अजीब लगी और उसने चुपचाप आह भरी। ऐसा लग रहा था कि कीमियागरों की महान पहचान डुक्वी महाद्वीप के हर व्यक्ति के दिल में बस गई थी। अन्यथा ये लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बारे में बात करते समय श्रद्धा की अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते। ब्लैक रॉक सिटी वास्तव में जियामा साम्राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में अपने नाम पर खरा उतरा। यद्यपि सुबह का समय था, फिर भी सड़कें पहले से ही शोरगुल और लोगों से भरी हुई थीं। इसके अलावा कभी कभार कोई सैनिक अर्दली भी वहां से गुजरता था। सुबह की हवा में कवच की व्यवस्थित खनक स्पष्ट रूप से गूंज रही थी, मानो वह सुबह की घंटी हो। सराय मालिक ने जो दिशा बताई थी उसका अनुसरण करते हुए जियोयान धीरे धीरे कुछ बहुत लंबी सड़कों से गुजरा। वह काफी देर तक घूमता रहा और अंततः उसके कदम धीमे होकर रुक गए। अपना सिर उठाकर उसने उस भव्य इमारत को देखा जो उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई थी। इस इमारत को अनोखे ढंग से डिजाइन किया गया था। बाहर से देखने पर यह एक औषधीय कड़ाही जैसा प्रतीत होता था, जबकि भवन के चारों ओर की खिड़कियां औषधीय कड़ाही की अग्नि निकासिकाओं जैसी प्रतीत होती थीं। इमारत के शीर्ष से एक विशाल आवरण नीचे की ओर फैला हुआ था, तथा उसने नीचे के सभी कमरों को ढक लिया था। जियोयान की नज़र इमारत के बाहर लगे हल्के बैंगनी रंग के चंदन के शिलालेख बोर्ड पर पड़ी। वहां एक प्राचीन लिपि में 2 शब्द थे जो टिमटिमाती हुई हल्की चमक में थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे थे। कीमियागर एसोसिएशन। अपने आप में ये शब्द बुदबुदाते हुए जियोयान ने अपना सिर घुमाया और अपने चारों ओर एक नज़र डाली। उन्होंने महसूस किया कि इस अनोखी इमारत के पास से गुजरने वाले अधिकांश लोग शिलालेख बोर्ड की ओर विस्मय से भरी नजर डालते थे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जियाओ यान की ओर आश्चर्य से देखा जो मूर्खतापूर्ण तरीके से अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाहर खड़ा था। आसपास की निगाहों को अनदेखा करते हुए जियोयान ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कदम रखने से पहले अपनी पीठ पर भारी जुबान शासक को धीरे से छुआ। जब वह इमारत में दाखिल हुआ तो 2 पूरी तरह से हथियारबंद बड़े आदमी, जिन्होंने उसे पहले से ही देख लिया था, उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाए। थोड़ी अस्पष्ट आवाज में उनमें से एक ने पूछा, छोटे लड़के, यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन है। आप प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आपके पास अपने शिक्षक का अनुशंसा पत्र है? ओह, सिफारिशी पत्र। ये सुनकर जियोयान का दिल धड़कने के लिए रुक गया। उसने मन ही मन धीरे से लेकिन संदेह से पूछा, गुरुजी, यह अनुशंसा पत्र वास्तव में क्या है? ओह, मुझे भी यकीन नहीं है। डुक्वी महाद्वीप के प्रत्येक देश का अपना अल्केमिस्ट एसोसिएशन है और उनके नियम भी अलग अलग हैं। अतीत में मैं शायद ही कभी जियामा साम्राज्य में आया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह क्या है। रिंग के अंदर से याओ लाओ ने भी वैसी ही स्तब्ध आवाज में कहा। जियोयान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जैसे ही जियोयान इस बात पर चिंतित था कि क्या कहे, अचानक उसके पीछे से एक अच्छी महक वाली हवा चली। अपनी इंद्रियों से इस सुगंध के मालिक का एक तरफ हटने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए जियोयान केवल अपने शरीर को, जो प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था, एक तरफ करके रास्ता दे सकता था। जियोयान के रास्ता देने के लगभग तुरंत बाद एक छोटा सा व्यक्ति जल्दी से उस स्थान पर रुका जहां वह बैठा था। बगल में खड़े जियाओ यान को नजरअंदाज करते हुए वह आकृति घूमी और प्यार से पुकारा, गुरुजी, जल्दी करें। उफ, लड़की, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों भाग रही हो? वह बूढ़ा आदमी फ्रैंक शायद अभी तक उठा भी नहीं होगा। पीछे से एक बूढ़ी आवाज असहाय सी सुनाई दी। टीएल, हाँ, ये वास्तव में फ्रैंक फूलान के है।
जियोयान ने अपना सिर झुकाया और उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो धीरे धीरे आलसी कदमों से चला आ रहा था। उसकी नज़र इधर उधर घूमती हुई अंततः बूढ़े आदमी की छाती पर लगे बैज पर पड़ी। प्राचीन दिखने वाले औषधीय कढ़ाई पर 4 चांदी के रंग की सावधानीपूर्वक खींची गई लहरें थीं। चौथी श्रेणी का कीमियागर। अपने दिल में आश्चर्यचकित स्वर में बुदबुदाने के बाद जियोयान ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और बैंगनी कपड़े पहने लड़की को अपने करीब खड़ा देखा। लड़की की उम्र लगभग 20 वर्ष थी और उसका नाजुक और सुंदर चेहरा मनमोहक था। उसका फिगर थोड़ा छोटा था लेकिन उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से सुविकसित था। उसके शरीर पर उभार और गड्ढे सभी सही स्थानों पर थे। अपने अत्यंत परिपक्व नाजुक शरीर पर उसने बैंगनी रंग का चुस्त कीमियागर परिधान पहना हुआ था। एक नज़र में परिधान का स्वाद उत्तम था। आखिरकार एक कीमियागर का परिधान ऐसी चीज नहीं थी जिसे लापरवाही से पहना जा सके। यद्यपि उसने कीमियागर का परिधान पहना हुआ था, फिर भी उसके वक्ष क्षेत्र पर कोई ऐसा बिल्ला नहीं था जो उसकी कीमियागिरी के स्तर को दर्शाता हो। लड़की के लंबे काले बाल बैंगनी रिबन से बंधे हुए थे और इतने लंबे थे कि वे उसके सुंदर नितंबों पर टिके हुए थे। जब वह चलती थी तो हल्के से उसके गोल और उभरे हुए सुंदर नितंबों पर थपथपाती थी। हल्की नर्म आवाज बिल्ली के पंजे की तरह थी जो उसके चारों ओर अनुचित निगाहों से देख रहे पुरुषों के दिलों को लगातार खरोंच रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने देखा कि जियाओयान उसकी ओर देख रहा है। लड़की ने पलटकर जियाओयान को उसकी साधारण वेशभूषा में देखा। उसकी भौहें अनायास ही आपस में चिपक गईं। उसकी ओर तिरस्कार भरी नजर से देखने के बाद उसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले 2 बड़े आदमियों का सामना किया और कहा, एक तरफ हट जाओ। क्या रास्ता रोकना मजेदार है। हाँ हाँ, लिनफेई जियाओ जी को टियर 1 कीमियागर की परीक्षा देने के लिए यहाँ आना चाहिए, है ना। ग्रैंडमास्टर एओतुओ ब्लैक रॉक सिटी के सर्वश्रेष्ठ कीमियागरों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। केवल 3 वर्षों में ही वह उसे एक सच्चा कीमियागर बनाने में सक्षम हो गया। लड़की की आवाज में असभ्यता थी लेकिन दोनों बड़े आदमियों ने जल्दी से माफी मांगने वाली मुस्कान दी। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को एक तरफ हटाया और एक रास्ता बनाया। निश्चिंत रहो कि एक बार मैं कीमियागर बन गया तो तुम में से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे ही महिला हंसी, उसकी नज़र लापरवाही से साधारण कपड़े पहने जियाओयान की ओर चली गई। हालांकि उसके शिक्षक और पिता ने उसे बार बार सिखाया था कि किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके बाहरी स्वरूप से न किया जाए, लेकिन जियाओयान को ध्यान से नापने के बाद उसे उसमें कुछ भी विशेष नहीं लगा। अगर दिखावे की बात की जाए तो ब्लैक रॉक सिटी में ऐसे कई लोग थे जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थे। भले ही जियोयान 7 सितारा डूजे से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसकी नज़र में ये कुछ खास नहीं था। इस ब्लैक रॉक सिटी में यहाँ तक कि एक दूषी को भी उसे देखते ही सम्मानपूर्वक लिनफी शियाओजी कहना पड़ता था। धीरे धीरे अपनी निगाहें हटाते हुए लिनफी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अंततः अपना सारा ध्यान जियोयान से हटा लिया। इस पहली मुलाकात के दौरान उसके दिल में उसके प्रति कोई तिरस्कार नहीं रहा होगा, लेकिन उसने उसे याद करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह उसके साथ एक साधारण राहगीर की तरह ही व्यवहार करती रही। उफ, चलो चलें। लड़की, बेहतर होगा कि तुम आज मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाओ, अन्यथा वह बूढ़ा फ्रैंक मुझ पर हंसने का मौका कभी नहीं छोड़ता। उसी समय लड़की के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी आलस से आया और उसे चिढ़ाने लगा। ग्रैंडमास्टर एओतुओ। बूढ़े आदमी को देखकर 2 बड़े पहरेदारों ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक झुककर बूढ़े आदमी का अभिवादन किया। हे। वृद्ध व्यक्ति, जिसे ग्रैंडमास्टर एओतुओ कहा जाता था, मुस्कुराया और दोनों को सिर हिलाकर नमस्कार किया। वह एक कदम आगे बढ़ा और अपनी नज़र चारों ओर घुमाने लगा। अचानक वह जियोयान के पास रुका जो इंतजार करते करते ऊब गया था। वह फिर भी कुछ न कर सका, परंतु थोड़ा सा ही। किसी अज्ञात कारण से उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके सामने खड़ा युवक अलग है। जहां तक सवाल है कि वास्तव में यह क्या था, वह इसका स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थे। आराम करो, गुरुजी। क्या यह महज एक औषधीय गोली का परिष्कृत रूप नहीं है जो आकार ले चुकी है? क्या आपको लगता है कि यह आपके शिष्य के लिए एक चुनौती होगी? लिनफेई ने प्यार से मुस्कुराते हुए ग्रैंडमास्टर एओतुओ की बांह खींची, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह अभिनय किया। टीएल, जो गोलियां आकार नहीं लेती, उन्हें गोलियों के रूप में नहीं गिना जाता है और इसलिए जो लोग उन्हें परिष्कृत करते हैं उन्हें चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। लिनफेई के सिर को लाड़ प्यार से थपथपाते हुए एओतुओ ने अपने बगल में खड़े जियोयान को एक दयालु मुस्कान दी और फिर लिनफेई को खींचकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदरूनी हिस्से में चला गया। गुरुजी, आप उस व्यक्ति के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? ये सामान्य शैली नहीं है। एसोसिएशन में चलने के बाद लिनफेई ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़के में कुछ अलग बात है, लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। एओतुओ मुस्कुराया और लापरवाही से कहा।
ये सुनकर लिनफी ने असहायता से अपना सिर हिलाया और एओ तुओ का पीछा करते हुए तेजी से इमारत के अंदर की ओर चली गई। छोटे लड़के, क्या तुम्हें अपने शिक्षक का अनुशंसा पत्र मिल गया है? एओ तुओ को अपनी नज़र से विदा करने के बाद बड़े गार्डों में से एक ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए जियोयान से पूछा। हालांकि उसके चेहरे पर संदेह था जो उसके इस विचार को झुठला रहा था कि जियोयान इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। स्वाभाविक रूप से सच्चाई वैसी ही थी जैसा उसने संदेह किया था। मुझे माफ करें, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। जियोयान ने असहायता से अपना हाथ हिलाया और फिर अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, वह युवा लड़की अभी अभी आपको जांचने के लिए कोई सिफारिशी पत्र नहीं दे रही है। लिनफेई जियाओजी के शिक्षक टीएचआर के कीमियागर ग्रैंड मास्टर एओ तुओ हैं। मुझे मत बताओ कि तुमने ये नाम नहीं सुना है। जियोयान का सवाल सुनकर बड़े आदमी ने जियोयान पर जो नजर डाली वह मूर्खों के लिए आरक्षित थी। असहाय होकर आहें भरते हुए जियोयान ने अचानक धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियोयान की हरकत देखकर दोनों बड़े आदमियों के हाव भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से हथियार निकाला और चिल्लाने लगे। उन दोनों को अनदेखा करते हुए जियोयान ने अपनी हथेली पर नजर केंद्रित कर ली। कुछ ही क्षण बाद अचानक उसकी हथेली से एक भयंकर बैंगनी रंग की ज्वाला उठी। बैंगनी ज्वाला के उच्च तापमान के कारण दोनों व्यक्तियों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। वास्तविक एकत्रित आग। टीएचआर कीमियागर। उन दोनों के मुंह से अविश्वासपूर्वक चौंककर आवाजें निकल गईं। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की लगातार रक्षा करने के अपने अनुभव के आधार पर वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि एक वास्तविक एग्लोमेरेटेड फायर एक ऐसी चीज थी जिसे बनाने के लिए चौथे स्तर के कीमियागर होने की आवश्यकता थी। तथापि यदि असली आग को बुलाने वाला व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो तो भी वे कुछ हद तक शांत रहेंगे, सिवाय उनके सामने वाले व्यक्ति के। वह स्पष्टतः एक युवा व्यक्ति था जो अभी 20 वर्ष का भी नहीं हुआ था। क्षमा करें, लेकिन मैं टीएचआर का कीमियागर नहीं हूं। हालांकि किसी कारण से मैं इसे बुलाने में सक्षम हूं, बस इतना ही। जियोयान ने चारों ओर नजर घुमाई और महसूस किया कि वहां कई लोग थे जो दो गार्डों की चिल्लाहट से आकर्षित हुए थे। उनमें से कुछ जिनकी आंखें तेज थीं, उन्होंने जियाओयान के हाथ पर बैंगनी लौ को स्पष्ट रूप से देखा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाहर कुछ लोग ऐसे थे जो इतने सदमे में थे कि उनकी ठंडी हवा की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ये दृश्य देखकर जियोयान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह केवल अपना हाथ हिला सकता था और जल्दी से बैंगनी लौ को बुझा सकता था क्योंकि वह दो गार्डों का सामना कर सकता था और पूछा, अब क्या मैं अंदर जा सकता हूं? हाँ बिल्कुल। छोटा बी, ओह सर कृपया अंदर आइए। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों गार्डों ने तुरंत अपने शरीर झुकाए और आदरपूर्वक कहा। ये देखकर कि उसे इमारत में प्रवेश करने के लिए इतना कष्टकारी तरीका अपनाना पड़ा, जियोयान अपने दिल में केवल कड़वी हंसी ही हंस सका। कम प्रोफाइल रखने की उनकी प्रवृत्ति उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। न केवल उनके पास अल्केमिस्ट बैज नहीं था, बल्कि उनके पास रैंक एसोसिएशन से रैंक बैज भी नहीं था। टीएल, डूजे डूशे और अन्य रैंकों के लिए आह भरते हुए जियोयान ने अपनी आस्तीन को उंगली से फड़फड़ाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस इमारत में प्रवेश किया जिसमें उन लोगों का निवास था जिन्हें इस ब्लैक रॉक सिटी में रहने वाले सभी लोगों में सबसे उच्च दर्जा प्राप्त था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में प्रवेश करते ही एक हल्की औषधीय सुगंध फैली जिससे लोगों को ताजगी का एहसास हुआ। हॉल के अंदर बहुत अधिक लोग नहीं थे, केवल कुछ लोग ही चुपचाप अपना काम कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने पदचाप की आवाज सुनी है, इसलिए उनमें से कुछ ने अपना सिर उठाया और उस युवक की ओर देखा जो अपनी पीठ पर एक बड़ा काला रूलर लटकाए हुए था जो उसे लगभग जमीन पर घसीटता हुआ ले जा रहा था। उनकी आंखों में भ्रम की झलक आने के बाद वे एक बार फिर अपने काम में जुट गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन में गड़बड़ी पैदा कर सके। कुछ हद तक सुनसान बड़े हॉल में खड़े होकर जियोयान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह अल्केमिस्ट टीयर बैज प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को ढूंढने ही वाला था कि एक हल्के हरे रंग की पोशाक में एक युवती जल्दी से काउंटर के पीछे से आए और तेजी से जियोयान की ओर बढ़ी। ये, श्रीमान, आपका अपरिचित चेहरा देखकर यह आपका हमारे ब्लैक रॉक सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहला आगमन होना चाहिए, है न? वह जल्दी से मुस्कुराते हुए जियोयान के सामने चली गई। हरे कपड़े पहने महिला की आंखों ने जियोयान को पूरी तरह से स्कैन किया, फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। जियोयान ने हरे रंग की पोशाक वाली महिला को देखा। उसकी सुंदर चमकदार आंखें और सफेद दांत बहुत प्यारे थे। जियोयान मुस्कुराया और कहा, यह वास्तव में मेरा पहला मौका है। मुझे अल्केमिस्ट टीयर बैज प्राप्त करने की आशा है। ओह, आप भी एक कीमियागर हैं। जियोयान की बातें सुनकर हरे कपड़े पहने महिला स्पष्ट रूप से चौंक गई। उसकी खूबसूरत आंखें जियाओयान पर घूम गईं और वह स्तब्ध स्वर में बोली, हाँ, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं?
महिला की आंखों में आश्चर्य को दिल पर लिए बिना जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया, कृपया इस तरफ से। जियोयान को स्वीकृति में सिर हिलाते देख हरे रंग की पोशाक वाली महिला थोड़ी असहज हो गई। उसका सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से अधिक सम्मानजनक था क्योंकि वह कुछ कदम पीछे हट गई और जियाओयान को देखकर मुस्कुराते हुए एक काउंटर के सामने आ गई। काउंटर से हरे कपड़े पहने महिला ने बकरी की खाल से बना एक पीला, पुराना सा दिखने वाला चर्मपत्र निकाला। फिर उसने अपने हाथ में सुरुचिपूर्ण ढंग से कलम ब्रश पकड़ लिया और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने जियोयान को पूरी मुस्कान दी। सर, कृपया मुझे अपना नाम, उम्र और शिक्षक का नाम बताएं। मुझे आपके लिए पंजीकरण करना होगा। जियोयान 19, शिक्षक याओ लाओ। जियाओयान ने मुस्कुराकर जवाब देने से पहले कुछ देर चुपचाप सोचा। मिस्टर सचमुच युवा और होनहार हैं। जब उसने जियोयान की उम्र सुनी तो याहान अपने दिल में सदमे के साथ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सकी। वह उसकी चापलूसी करते हुए मुस्कुराए। जैसे ही उसने अपने हाथों में कलम ब्रश थाम लिया, उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने शर्मिंदगी से कहा, सर, आपके शिक्षक का नाम हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के रिकॉर्ड में नहीं है। उसे एकांत में रहना पसंद है, इसलिए वह कभी पंजीकरण कराने नहीं आया। क्यों? क्या मुझे बैच प्राप्त करने के लिए उसका रिकॉर्ड में होना आवश्यक है? अगर ऐसा है तो फिर इसे भूल जाइए। जियोयान ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। वह मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह प्रक्रिया इतनी कष्टकारी होगी। सर, कृपया प्रतीक्षा करें। ये देखकर कि जियोयान जाने वाला था, याहान ने जल्दी से कहा, हालांकि आपके शिक्षक का नाम रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन अगर आप परीक्षा पास करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अभी भी एक टियर बैच प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर जियोयान ने आखिरकार अपने कदम रोक दिए और अपने दिल में राहत की सांस ली। वह मुड़ा और याहान की ओर मुस्कुराया। मेज पर चीजों को जल्दी से व्यवस्थित करने के बाद याहान ने अपने हाथ में जियोयान का पंजीकरण फॉर्म पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा, सर, कृपया मेरे पीछे आएं। यदि आप किसी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप उस स्तर के लिए सफलतापूर्वक बैच प्राप्त कर सकेंगे। आपको प्रथम श्रेणी के कीमियागर की परीक्षा देने के लिए यहाँ आना चाहिए, है ना? याहान के नाजुक हाथ ने उस जानकारी को पलटा जो जियोयान ने मुस्कुराते हुए बेतरतीब ढंग से पूछा था। नहीं, टियर 2। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। याहान के कदम अचानक रुक गए, जिससे जियोयान लगभग उसके शरीर से टकराया जो अचानक रुक गया था। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि वह समय रहते रुक गया। तुरंत उसने अपने सामने याहान की सौम्य और सुंदर आकृति को संदेह से देखा। आपने कहा, आप यहाँ द्वितीय श्रेणी के कीमियागर की परीक्षा देने आए हैं? अपना सिर घुमाते हुए याहान ने अपना छोटा, नम, लाल मुंह चौड़ा किया। वह आश्चर्य से जियाओयान को देखने लगी। 19 साल का है और वह द्वितीय श्रेणी कीमियागर की परीक्षा देना चाहता है। ये जियामा साम्राज्य के कीमियागर एसोसिएशन में पहली बार था। हाँ, क्या कोई समस्या है? जियाओयान ने धीरे से सिर हिलाकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। होश में आते हुए याहान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने जियाओयान को जो सम्मान भरी नजर से देखा, वह और भी बढ़ गया जब उसने धीरे से कहा, मिस्टर जियाओयान। मुझे बस जियाओयान कहो। जियाओयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, ठीक है। कुछ समय तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन में काम करने और कई बड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद याहान उन लोगों में से नहीं था जो अतिरिक्त शिष्टाचार का उपयोग करते थे। इसलिए जियोयान की बातें सुनकर उसने भी एक संबोधन बचा लिया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या आपको पहले कभी कीमियागर का बैज नहीं मिला है? हाँ। चूंकि यह ऐसा है, इसलिए आपको पहले टियर 1 कीमियागर के लिए परीक्षा देनी होगी। केवल तभी जब आपको सफलतापूर्वक पदोन्नति मिल जाती है, आप टियर 2 कीमियागर के लिए परीक्षा देना जारी रख सकते हैं। याहान ने मुस्कुराते हुए जियाओयान को परीक्षण की प्रक्रिया समझाई। ओह, तो मैं उन्हें एक एक करके ले लूंगा। स्पष्टीकरण सुनकर जियोयान थोड़ा चौंका, पहले उसने असहाय होकर सिर हिलाया। मुस्कुराती हुई याफेई की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। कुछ क्षण बाद वह एक विशाल दरवाजे के सामने रुकी। बाहर 4 बड़े और खूंखार आदमी खड़े थे जो पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर पहरा दे रहे थे। जब जियोयान की नज़र उन 4 हटे कट्टे आदमियों की छाती पर पड़ी तो उसके दिल में एक हल्का सा खौफ सा महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि ये चारों व्यक्ति 9 सितारा डूजेस थे। इसके अलावा उनमें से एक की लंबी और स्थिर सांसों से यह स्पष्ट था कि वह काफी देर तक उसी स्तर पर रहा था। उसकी आंखों में कभी कभी दिखाई देने वाली चमक को देखकर ऐसा लगता था कि वह जल्द ही डूशे के स्तर पर पहुंच जाएगा। अंकल तेया, क्या अंदर परीक्षा शुरू हो गई है? याहान ने अपने हाथ में जियाओयान की जानकारी सबसे मजबूत आदमी को सौंप दी और मुस्कुराते हुए पूछा। हे, अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाएगा।
क्या आप यहाँ कोई नया व्यक्ति लेकर आए हैं? ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छा है। जिसे तेया के नाम से संबोधित किया गया था, उसने जियोयान के शरीर पर अपनी नजर डाली और उसके दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अपनी ताकत के बल पर वह वास्तव में अपने सामने खड़े युवक की असली ताकत को देखने में असफल रहा। ओह, ठीक है, चलो अंदर चले। पंजीकरण फॉर्म पर दी गई जानकारी और मुहर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद तेया ने अंततः एक काली बांह की पट्टी निकाली। बांह की पट्टी पर बड़े अक्षरों में संख्या 5 लिखी हुई थी। यह आपकी परीक्षण संख्या है, इसे मत खोना। आर्मबैंड प्राप्त करने के बाद जियोयान ने उसे अपनी बांह पर लपेट लिया और मुस्कुराते हुए तेया को धन्यवाद दिया। जियोयान, तुम्हें अकेले ही अंदर जाना होगा। नियमों के अनुसार हम लापरवाही से कमरे में नहीं जा सकते। ये देखकर कि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई है, याहान ने धीरे से कहा। आह, बहुत बहुत धन्यवाद। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर बड़ा दरवाजा खोलने के लिए आगे कदम बढ़ाया। विशाल हॉल में इतनी रोशनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दिन का समय हो। हॉल में काफी संख्या में लोग एकत्रित थे और हॉल में कभी कभी फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें आती रहती थीं। जियोयान की नज़र इन लोगों के सीने के क्षेत्र पर पड़ी और ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उनमें से अधिकांश सच्चे कीमियागर थे। भीड़ में जियोयान को 2 टियर 4 कीमियागर भी मिल गए थे। उनमें से एक ग्रैंड मास्टर एओ तुओ थे जिन्हें जियोयान ने पहले देखा था। दूसरा व्यक्ति भी एक बुजुर्ग व्यक्ति था। आसपास के लोगों के संबोधन को सुनकर जियोयान को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी ब्लैक रॉक सिटी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष फूलान के था। हॉल के मध्य में 10 से अधिक पत्थर की मेजें थीं जो एक दूसरे से अलग अलग व्यवस्थित थीं। पत्थर की मेजों पर औषधि शोधन के लिए विभिन्न उपकरण करीने से रखे हुए थे। इस समय लगभग 7 या 8 चिंतित युवा लोग इन पत्थर की मेजों पर बैठे थे। संयोग से लिन फेई नाम की लड़की भी उनमें से एक थी। फूलान के, जू मेई कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? परीक्षा शुरू होने वाली है। एओ तुओ ने अपनी आंखें मेज पर रखे रेतघड़ी की ओर घुमाई और फिर अपना सिर झुकाकर अपने बगल में बैठे फूलानके से पूछा जो किसी और से बातें कर रहा था। चिंता मत करो, चिंता मत करो। यह जू मेई का पहला परीक्षण है। स्वाभाविक रूप से वह पूरी तरह तैयार रहना चाहती हैं। अपना हाथ हिलाते हुए फूलानके ने बेसब्री से इंतजार कर रहे एओ तुओ को देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सुनकर एओ तुओ ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, अभी भी 10 मिनट हैं। यदि वह अभी भी यहाँ नहीं है तो आप उसके लिए परीक्षा शुरू करने में देरी नहीं कर सकते, भले ही आप अध्यक्ष हों। मुस्कुराते हुए फूलानके ने अपना सिर घुमाया और बड़े हॉल में अपनी नजर घुमाई। अंततः वह रुका और उस युवक को देखने लगा जो अनजाने में वहां आ गया था। अपने हाथ पर आर्मबैंड पर नजर डालने के बाद फूलानके ने अनजाने में आश्चर्यचकित आवाज में पूछा, बच्चे, क्या तुम भी कीमियागर परीक्षा देने के लिए यहाँ आए हो? पहली बार एक ही व्यवसाय में इतने सारे लोगों को देखकर जियोयान थोड़ा उत्साहित हुआ। जब उसने फूलानके का प्रश्न सुना तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। जब उसने जियोयान को अपना सिर हिलाते देखा तो फूलानके की आंखें और भी अधिक आश्चर्य से भर गईं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी उम्र कितनी है? 19। ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक उच्च पद पर था, क्या सोच रहा था। जियोयान केवल ईमानदारी से जवाब दे सका। ओह! जियोयान का जवाब सुनकर न केवल फूलानके के मुंह से एक चौंकने वाली आवाज निकली, बल्कि एओ तुओ ने भी अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। जब उसने जियोयान को देखा तो वह क्षण भर के लिए दंग रह गया। कुछ देर बाद वह हंसा, मैंने कहा था कि पहले मुझे इस बच्चे से कुछ अलग महसूस होता था। तो आप वास्तव में एक कीमियागर हैं। लेकिन अभी मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? सामान्यतः मुझसे कमजोर किसी व्यक्ति के लिए अपनी पहचान छिपाना बहुत कठिन होगा। एओ तुओ के शब्दों को सुनकर जियोयान केवल एक ढीला चेहरा दिखा सका और न समझने का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया। याओ लाओ के संरक्षण के साथ एक चौथे स्तर का कीमियागर जियोयान की कीमिया क्षमताओं की वास्तविक सीमा का पता कैसे लगा सकता है? सौभाग्य से एओ तुओ ने मामले की तह तक जाने का प्रयास नहीं किया। जब उसने जियोयान के अज्ञानी व्यवहार को देखा तो उसने पूछताछ बंद कर दी। तस्क तस्क 19। बूढ़े एओ तुओ, इस युवक की उम्र हमारे दोनों शिष्यों से काफी कम है। फूलानके ने जीभ चटकाते हुए प्रशंसा की। आपको उसकी सफलता के बाद प्रशंसा करनी चाहिए। हालांकि ये शब्द मजाक भरे लग सकते हैं, लेकिन क्या 2 साल पहले लिन फेई 19 साल की उम्र में परीक्षा देने नहीं आई थी? एओ तुओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसका जियोयान को नीची नज़र से देखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 19 साल की उम्र में कीमियागर बैच पाने का प्रयास कुछ ऐसा था जो ब्लैक रॉक सिटी के कीमियागर एसोसिएशन में पहले कभी नहीं हुआ था। तुम्हारी वह लड़की यहाँ केवल उत्पात मचाने आई थी।
इसके बाद उसने औषधीय भट्टी को लगभग विस्फोट कर दिया। फू लानके ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और डांटा। हालांकि उसने ये शब्द अभी कहे थे, लेकिन वह ये भी समझता था कि 19 साल की उम्र में अल्केमिस्ट परीक्षा देना कठिन था। आखिरकार, एक सच्चा कीमियागर बनने के लिए जन्मजात आध्यात्मिक बोध के अलावा एक सच्चा डूजे बनना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, डूजे बनने के बाद व्यक्ति को एक शिक्षक के करीबी मार्गदर्शन में कीमिया की कला के बारे में सीखना शुरू करना चाहिए। इस कदम के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। संक्षेप में, एक 19 वर्षीय व्यक्ति को प्रथम श्रेणी का कीमियागर बनने के लिए 18 या 17 वर्ष की आयु में डूजे बनना होगा। इस प्रकार की भयावह प्रशिक्षण प्रतिभा एक कीमियागर के लिए आवश्यक असामान्य आध्यात्मिक बोध की तुलना में और भी दुर्लभ हो सकती है। इसलिए, भले ही फू लानके के पास विशाल अनुभव था, फिर भी उसके लिए यह कल्पना करना कठिन था कि उसके सामने खड़ा युवक सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कृपया ऐसा मत सोचो कि मुझे उस समय के बारे में नहीं पता जब तुमने निजी तौर पर जू मेई को कीमिया परीक्षण दिया था, जिसमें उसने औषधीय कड़ाई को भी उड़ा दिया था। 2 बूढ़े लोगों को एक दूसरे के रहस्यों को उजागर करते हुए देखकर जियो यान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। वह पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक धीमी, थोड़ी ठंडी आवाज सुनाई दी। गुरुजी, मुझे खेद है कि मैं देर से आया हूं। अचानक आई बर्फीली लेकिन प्यारी आवाज बर्फीले पहाड़ पर बर्फ के पत्थरों के एक दूसरे से टकराने की स्पष्ट ध्वनि की तरह थी, जो अत्यंत मार्मिक ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। कम से कम, आवाज सुनाई देने के बाद, जियोयान ने पाया कि हॉल में आधे से अधिक युवा पुरुषों ने अपनी थोड़ी गर्म निगाहें जियोयान के पीछे वाले क्षेत्र की ओर घुमा लीं। जियोयान ने अपने होठों को दबाया और धीरे धीरे उत्सुकता से पीछे मुड़ा और देखा कि एक चांदी की पोशाक में एक महिला बड़े दरवाजे से सुरुचिपूर्ण ढंग से अंदर आ रही है। उसकी भौहें सीधी हो गईं और उसकी निगाहों में एक अस्पष्ट आश्चर्य झलक उठा।